वेलकम टू आवर चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर। आज हम लेकर आए हैं एक नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। इस कहानी का किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक, फिक्शनल है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये कहानी माय इंटरनल लाइब्रेरी नावल से प्रेरित है। देव मिश्रा को हवेली में आते देख राजधानी की विभिन्न शक्तियों को जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उनकी नजरें बाज की तरह बड़ी तेजी से स्थिति पर टिकी रहीं। राघव मेहता को भी जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो चुपचाप बैठा रहा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। रोहित सिंह की अद्भुत क्षमताओं पर पहले संदेह करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, देव मिश्रा तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनके अंदर पहले जैसा संदेह और अहंकार नहीं रहा। उठो, रोहित सिंह ने इशारा किया। अकादमी से निकलकर वो एक सुनसान गली में गया और घर लौटने से पहले एक बार फिर यांग श्वान का वेश धारण किया। ये देखकर कि आधे दिन की अनुपस्थिति में इस व्यक्ति का क्रोध और आक्रोश कम हो गया था, उसने मोहनदास को उसे अंदर बुला लिया। मैं गुरु देवेंद्र से विनती करता हूं कि मैंने जो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया था उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे बचाएं। देव मिश्रा जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहे। चूंकि मैंने आपको अंदर बुलाया है तो स्वाभाविक है कि मैं आपकी मदद करूंगा। उठो, रोहित सिंह ने भावशून्य होकर कहा। ये शब्द सुनकर देव मिश्रा के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वो जल्दी से खड़ा हो गया। महेंद्र युवान जो अपने पिता के पीछे खड़ा था, उलझन में था। क्या पिता की बीमारी अब बीती बात नहीं रही? क्या ये गुरु उस जख्म का इलाज कर सकता है जो पिता के शरीर में बीमारी ने पहले ही छोड़ दिया था? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जानवर क्यों कहा था, है ना? रोहित सिंह ने उसकी तरफ देखा। मैं समझ गया, देव मिश्रा ने जवाब दिया। मोहनदास और महेंद्र युवान अभी भी असमंजस में थे। पहले गुरु देवेंद्र ने देखते ही कहा कि बड़े महेंद्र एक जानवर हैं। शुरू में उन्हें लगा कि वो उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन देखने से लग रहा था कि बात उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। बस वो समझ नहीं पा रहे थे कि देव मिश्रा में ऐसा क्या था कि उन्हें जानवर कहे जाने पर भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो इस बात से उत्साहित भी लग रहे थे। हालांकि उनकी उलझन ज्यादा देर तक नहीं रही। तभी रोहित सिंह की आवाज हवा में गूंजी। ये सर्वविदित है कि 10 साल पहले आप बीमार पड़ गए थे और आपकी साधना में भारी गिरावट आई थी। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अपने शरीर में स्नो वुल्फ का खून चढ़ाया था ताकि आपका वंश बदल सके। इसी वजह से तुम्हें स्नो वुल्फ ने जहर दिया। हर रोज दोपहर में तुम्हारे पूरे शरीर पर सफ़ेद बाल उगाते हैं और तुम एक ऐसे प्राणी में बदल जाते हो जिसे न तो इंसान माना जा सकता है और न ही जानवर। बिल्कुल एक जानवर जैसा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, यांगशी की बात बिल्कुल सही है। देव मिश्रा ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि वो जानता था कि गुरु देवेंद्र ने उसी पल उसकी बीमारी को भांप लिया था जब उसने कहा कि वो एक जानवर है, लेकिन जब गुरु देवेंद्र ने बिल्कुल सही कहा तब भी वो हैरान रह गया। एक कुशल शिक्षक से जैसी उम्मीद की जाती है, उसकी विवेक क्षमता अद्भुत है। ये ऐसी बात है जिसे मास्टर विश्वजीत भी नहीं समझ पाए। ये स्नो वुल्फ, सफ़ेद बालों से भरा शरीर। रोहित सिंह की बातें सुनकर मोहनदास और महेंद्र युवान को एक बात समझ में आई, खासकर महेंद्र युवान के लिए। उनका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उनके पिता दोपहर में ठंडी चाय पीने के लिए दूर आंगन में क्यों जाते थे और सभी आने जाने वालों को वापस क्यों भेज देते थे। उसने सोचा कि ये उनके पिता की बरसों से चली आ रही आदत है, लेकिन सोचिए असली वजह यही होगी। हर दोपहर उनके बाल सफ़ेद हो जाते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं कोई देख ना ले, इसलिए वो आंगन में छिप जाते थे। किसी इंसान के पूरे शरीर पर बाल उगाना, अगर वो जानवर नहीं तो और क्या हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि जब गुरु देवेंद्र ने ये शब्द कहे तो पिता ने न सिर्फ उनकी बात का खंडन नहीं किया, बल्कि वे प्रवेश द्वार के बाहर घुटने टेक भी दिए। तो यही वजह थी। स्नो वुल्फ एक टियर 7 सफ़ेद फर वाला जंगली जानवर। इसकी ताकत एक लड़ाकू 7 दान टोंगशवान क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है और ये अपनी गति के लिए जाना जाता है। इसका रक्त टोंगशवान गोली में मुख्य अवयवों में से एक है, जो व्यक्ति के मेरिडियन खोलने और साधना बढ़ाने में मदद करता है। आपने शायद कोई गुप्त नियमावली पढ़ी होगी, जिसके कारण आप ये गलतफहमी में पड़ गए होंगे कि अगर आप अपने रक्त को स्नो वुल्फ के रक्त के साथ सफलतापूर्वक मिला लें तो आपकी साधना काफ़ी बढ़ जाएगी। सबके चेहरों पर आए आश्चर्य को नज़रअंदाज करते हुए रोहित सिंह ने आगे कहा। हाँ, देव मिश्रा ने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए सिर हिलाया।
ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा इस गुरु देवेंद्र ने कहा था। उस समय उन्होंने एक गुप्त नियमावली पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि अगर वो स्नोवुल्फ के रक्त के साथ सफलतापूर्वक रक्त का आदान प्रदान कर लेते हैं तो वो तुरंत टोंग्समोन क्षेत्र पहुंचकर लड़ाकू सात दान विशेषज्ञ बन जाएंगे। कौन जानता था कि उनका सपना न सिर्फ पूरा नहीं हुआ बल्कि असल में एक बुरे सपने की शुरुआत थी। उनके शरीर से रोज सफ़ेद रोएं उठाते थे जिससे वो न तो इंसान लगते थे और न ही जानवर। हालांकि ये रोज सिर्फ 1 घंटे के लिए होता था, फिर भी वो जिस पीड़ा से गुजरते थे वो अकल्पनीय थी। 10 साल तक इस तरह जिंदा रहने के लिए अद्भुत मानसिक दृढ़ता की जरूरत है, वरना वो कब का हताश होकर आत्महत्या कर चुका होता। मैं उस समय नासमझ था और सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता था। एक नियमावली पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। गुरु देवेंद्र, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे बचा लीजिए। देव मिश्रा ने हाथ जोड़ लिए। अब सोचकर लगता है कि उस समय उसकी बुद्धि जरूर खराब हो गई होगी, सिर्फ इसलिए कि उसे संयोग से एक प्राचीन नियमावली मिल गई थी। उसने सोचा कि ये एक अनमोल खजाना है और उसने वीरान जमीनों की खोज की और एक हिम भेड़िए को मारकर उसका खून पाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उसने सोचा था कि उसकी साधना तेजी से बढ़ेगी और वो अगला कुलाध्यक्ष बनेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर ये गड़बड़ नहीं है तो और क्या हो सकता है। सच्चाई नहीं समझ पाए। वो गुप्त नियमावली जो तुम्हें मिली थी असली है, रोहित सिंह ने कहा। क्या ये सच है? ये शब्द सुनकर देव मिश्रा का शरीर सिहर उठा। ये कैसे संभव है? अगर ये सच है तो मैं ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया? अगर नियमावली में लिखी बातें सच होती तो वो इतने सालों तक ऐसी बुरी हालत में क्यों रहा, और उसकी साधना पिक्षुअक क्षेत्र से डिंगली क्षेत्र में क्यों गिर गई और फिर उसी स्तर पर क्यों अटक गई? गुप्त नियमावली असली है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसी और ने नष्ट कर दिया था, जिससे एक अधूरा संस्करण रह गया। यही वजह है कि तुम ऐसी हालत में हो। ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर में छिपी समस्याओं को दूर करने के लिए तुम्हारा अकुपंक्चर करूंगा। हाँ। देव मिश्रा जल्दी से एक कदम आगे बढ़े। रोहित सिंह की कलाई घुमाते ही एक चांदी की सुई प्रकट हुई। फिर उनकी उंगली के एक झटके से सुई सीधे देव मिश्रा की ओर जा लगी। स्वर्गवत पुस्तकालय में केवल बुनियादी जानकारी और व्यक्ति की कमियां ही दिखाई देती थीं। उनकी समस्याओं के समाधान के तरीके उसमें नहीं लिखे थे। हालांकि देव मिश्रा की समस्या ध्रुव आर्यन की पत्नी के समान थी और उनके मेरिडियन में रुकावटें थीं, जिस कारण स्नोवुल्फ का रक्त अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। रोहित सिंह को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बस रुकावटों को दूर करना था। रोहित सिंह के लिए ऐसी समस्याएं आसान हैं। स्वर्गपथ दिव्य कला की जैनकी पानी की तरह साफ और शुद्ध है। कोई भी रुकावट इससे तुरंत धुल जाएगी। हु। दर्जनों सुइयां देव मिश्रा की त्वचा में चुभ गईं। देव मिश्रा को अपनी त्वचा पर केवल सुन्नता और खुजली महसूस हो रही थी। वो पाश्विक प्रवृत्ति जिसे वो पहले दबा रहा था, जिसके कारण वो हर समय उन्मत्त हो जाता था, खुली हुई शिरोबिंदुओं से होकर नदी के पानी की तरह उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। गेजी गेजी। जैसे ही हिम भेड़िए का रक्त उसके शरीर में समाया, उसकी जैन की तुरंत ऊपर उठ गई। पटाखों की एक श्रृंखला के साथ जो किसी जीवित पटाखे की याद दिलाती थी, उसके शरीर के एक्यूपॉइंट एक एक करके फट गए। पाह 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 पाह। मानो वो एक चुंबक हो। वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में उन्मत्त रूप से प्रवाहित हो रही थी। पलक झपकते ही उसने डिंगली क्षेत्र के शिखर को तोड़ दिया। पिक्स्यू क्षेत्र का प्राथमिक चरण, पिक्स्यू क्षेत्र का मध्यवर्ती चरण। कुछ ही क्षणों में वो पिक्स्यू क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, लेकिन गति यहीं रुकने वाली नहीं लग रही थी। धमाका! देव मिश्रा का शरीर कांप उठा। अंततः उसकी साधना स्तर की उछाल रुक गई। वो पाश्विक प्रवृत्ति जिसे वो इतनी चिंताएं देती थी, वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। योद्धा 7 दान, तोंगश्वान क्षेत्र का प्राथमिक चरण। उसकी साधना का स्तर वास्तव में डिंगली क्षेत्र के शिखर से तोंगश्वान क्षेत्र तक पहुंच गया था। ये एक से बढ़कर एक क्षेत्र था। मैं अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करने के बाद, हालांकि देव मिश्रा मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति थे, उनकी आंखें लाल हो गईं। पूरे 1 दशक तक उन्हें अनगिनत पीड़ाओं ने सताया था। हर दिन वो एक जानवर ने बदल जाते थे और उनके पूरे शरीर पर सफ़ेद रोएं उगाते थे। उन्हें लगता था कि ये पीड़ा उनकी मृत्युशैया तक उनके साथ रहेगी। फिर भी कुछ ही क्षणों में उनके सामने खड़े व्यक्ति ने इसे दूर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी साधना में एक सफलता भी प्राप्त की। पुतुंग! देव मिश्रा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वो गुरु देवेंद्र के प्रति अत्यंत आभारी थे और अपने कार्य के पीछे किसी भी प्रकार का पाखंड न रखते हुए उन्होंने कहा, मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। गुरु देवेंद्र ने न केवल उनकी पीड़ा का समाधान किया, बल्कि उनके साधना क्षेत्र को तोंगश्वान क्षेत्र तक बढ़ाने में मदद की। देव मिश्रा ने इस उपकार को जन्म के पुण्य कर्म के समान समझा और उन्हें पहले ही अपना माता पिता मान लिया था।
घर लौटने पर नया वो निश्चित रूप से कुल के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अब कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए वो 1 साल तक भी घुटने टेकने को तैयार हो जाता। जल्दी करो और सामान बाहर निकालो। मन की बेचैनी को शांत करते हुए देव मिश्रा ने अपने बेटे को इशारा किया। हाँ, महेंद्र युवान ने जल्दी से सोने के नोटों का एक ढेर निकाला और आगे बढ़ा दिया। शुरू में महेंद्र युवान को लगा कि उसके पिता पागल हो गए हैं, जो हवेली के सामने घुटने टेक कर एक साथ इतनी सारी नकदी निकाल रहे हैं। अब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता न केवल समझदार थे बल्कि दूरदर्शी भी थे। तोंगशुआन नकज, तो क्या हुआ अगर उसने अपने जीवन के 10 साल गंवा दिए? अपने पिता की वर्तमान शक्ति के साथ अगर वो अभी कुलाध्यक्ष के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो वो सबसे आगे होगा। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। भले ही वो कुलाध्यक्ष न बन पाए तो तोंगशुआन राज्य विशेषज्ञ के रूप में अपनी शक्ति को देखते हुए इतने करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक कुशल शिक्षक की क्षमता है। ये एक कुशल शिक्षक है पूरे महाद्वीप का सबसे सम्मानित पेशा, जो किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण कर सकता है। उसे या तो स्वर्ग भेज सकता है या नरक। वे अभी भी गुरु देवेंद्र को प्रशंसा से देख रहे थे, तभी मोहनदास आगे बढ़े, पैसों का ढेर संभाला और बाहर की ओर इशारा करते हुए बोले, बड़े महेंद्र गौंजी, चलिए, गुरु बड़े आराम करना चाहते हैं। हाँ, मैंने आज गुरु देवेंद्र के यहाँ दखल दिया है। मैं किसी और दिन आकर आपको प्रणाम करूंगा। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष उन्हें बाहर बुला रहा है, देव मिश्रा महेंद्र युवान के साथ मुख्य हॉल से बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। स्नो वुल्फ के खून की गुप्त पुस्तिका में पन्ने गायब होने की बात है। आपको जांच करनी चाहिए कि महेंद्र के कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। ये देव मिश्रा का शरीर अकड़ गया। वो मुड़ा और एक बार फिर प्रणाम किया। गुरु देवेंद्र, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो जाने के लिए मुड़ा। उस समय देव मिश्रा कुल के प्रमुख पद के प्रबल दावेदार थे। ये एक बड़ा संयोग था कि तोंगशुआन राज्य में प्रवेश करने के व्यर्थ प्रयास में उन्होंने अचानक इतनी खतरनाक साधना तकनीक अपना ली। ये विश्वास करना कठिन है कि उस घटना के पीछे किसी मानवीय हाथ का हाथ था। इस तरह रोहित सिंह ने उन्हें एक अंतिम सलाह दी। बेशक उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो उनकी कोई समस्या नहीं होगी। 10 साल पहले देव मिश्रा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण उनका साधना क्षेत्र डूब गया और परिणाम स्वरूप वे कुल के प्रमुख बनने की दौड़ से बाहर हो गए। वे दरवाजे के सामने घुटने टेक कर शायद इस गुरु से इस बीमारी का समाधान करने की विनती कर रहे थे। हवेली के बाहर पहरा देते हुए राघव मेहता को देव मिश्रा के साथ हुई कई घटनाएं याद आईं और वे स्थिति का अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर देव मिश्रा की समस्या सुलझ सकती है तो फिर मेरी समस्या भी उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देव मिश्रा की बीमारी ऐसी थी कि मास्टर विश्वजीत भी उसके सामने लाचार थे। हालांकि राघव मेहता को उनकी हालत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने इन सालों में कई अलग अलग डॉक्टरों से सलाह ली थी और वे सभी लाचार थे। अगर वो मास्टर शिक्षक इतनी बड़ी गुत्थी आसानी से सुलझा सकते हैं तो उनकी समस्या यानी कि अचानक शांतमन ना रख पाना तो उनके लिए आसान ही होनी चाहिए। वो अभी भी अपने विचारों में डूबे हुए थे कि तभी कसके बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। इसके बाद देव मिश्रा और महेंद्र युवान बाहर निकले। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी समस्या हल हो गई है। जल्दी से देखते हुए राघव मेहता की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उनका शरीर तुरंत अकड़ गया। तोंगशुआन राज्य, ये कैसे संभव है? कुछ ही क्षण पहले जब देव मिश्रा अंदर आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि वे योद्धा 5 दान डिंगली क्षेत्र के शिखर पर थे। अंदर रहते हुए 10 मिनट से भी कम समय में उन्होंने तोंगशुआन क्षेत्र में कदम कैसे रखा? सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वे बहुत उत्साहित हैं और उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं जो वे पहले अंदर जाते हुए थे। क्या हो रहा था? ऐसा नहीं हो सकता कि ये वास्तविक हो। भले ही कोई शिक्षक साधना क्षेत्रों को पार करने के बारे में मार्गदर्शन दे सके तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। डिंगली क्षेत्र के शिखर से उठकर लगभग 2 मिनट में तोंगशुआन क्षेत्र तक पहुंचना। राघव मेहता ने अपनी आंखें धीरे से रगड़ी, इस डर से कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं देख लिया। एक बार फिर उन्हें गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत नहीं थे। दूसरा पक्ष वास्तव में तोंगशुआन क्षेत्र का है, और इसके अलावा ये देखते हुए कि वो अपने भीतर की सांसों को कैसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ये संभावना है कि देव मिश्रा अभी अन्यथा जब तक इस तरह का कोई विशेषज्ञ अपनी साधना को छिपाए रखता है, तब तक किसी के लिए भी, यहाँ तक कि राघव मेहता जैसी क्षमता वाले व्यक्ति के लिए भी इसे पहचानना असंभव है। भाई सूर्य, अलविदा। अभी भी सदमे में उसने देव मिश्रा को बटलर सूर्य को अलविदा कहते हुए देखा। मुझे जाकर पूछना चाहिए। अपनी इच्छा को और ज्यादा दबाना पाने के कारण वे जल्दी से देव मिश्रा के पीछे भागा। बड़े महेंद्र, ओह, ये मास्टर लुओ हैं। देव मिश्रा ने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया और जल्दी से झुक गए।
वो हवेली। सीधे विषय पर आते हुए राघव मेहता ने पूछा, वहीं गुरु देवेंद्र रहते हैं? दूसरे पक्ष की बात जानते हुए देव मिश्रा ने अपना सिर हिलाया और दूसरे पक्ष के संदेहों की पुष्टि कर दी। क्या वे सचमुच एक महान शिक्षक हैं? राघव मेहता की आंखें सिकुड़ गईं। गुरु देवेंद्र अविश्वसनीय क्षमताओं वाले व्यक्ति हैं। अगर मास्टर राघव मेहता को कोई समस्या है तो आप उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं। बहरहाल गुरु देवेंद्र कल की लोक में विश्राम करने के इरादे से आए हैं। वे वास्तव में विघ्न नहीं चाहते, देव मिश्रा ने कहा। क्या विघ्न नहीं पढ़ना चाहते? राघव मेहता का चेहरा बिगड़ गया। भले ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी हो, फिर भी वे एक सच्चे गुरु के विश्राम में खलल डालने की हिम्मत नहीं कर सकते। दरअसल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु देवेंद्र ने अभी कहा है कि जो भी उनकी सहायता प्राप्त करना चाहता है उसे 30 लाख पहले ही देने होंगे। समस्या का समाधान हो या ना हो, ये राशि वापस नहीं की जाएगी। बटलर सन की बात को याद करते हुए देव मिश्रा ने आगे कहा, बेशक गुरु होने के नाते गुरु देवेंद्र को भौतिक संपत्ति की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ऐसा अनुरोध इसलिए किया ताकि आगंतुकों की संख्या सीमित रहे, वरना अगर सब लोग उनके पास मार्गदर्शन मांगने दौड़े चले आते तो उन्हें आराम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि शायद वे मरते दम तक काम करते रहते। ये शब्द कहते हुए वे ईर्ष्या से भर गए। सिर्फ प्रवेश शुल्क ही 30 लाख होगा, यह सोचकर ही एक कुशल शिक्षक सचमुच एक कुशल शिक्षक है। उनके पैसे कमाने का जरिया भी इतना अविश्वसनीय है। महेंद्र वंश की एक बुजुर्ग होने के नाते इतने सालों बाद उनकी पूरी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, बस इतनी ही थी। ये तो समझ में आता है। ये सुनकर कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान पैसों से किया जा सकता है, राघव मेहता ने राहत की सांस ली। 30 लाख एक बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन उनके जैसे उस्ताद लोहार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। मुझे गुरु देवेंद्र से एक बात पर सलाह लेनी है, इसलिए मुझे विदा लेनी होगी। अपनी बात पूरी करके राघव मेहता हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का लेआउट किसी भी तरह से भव्य नहीं है, बल्कि ये तो साधारण भी लगता है। अगर देव मिश्रा ने खुद इसकी पुष्टि ना की होती तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यहाँ एक सच्चा उस्ताद रहता है। 30 लाख की फीस पहले ही चुका देने के बाद राघव मेहता मोहनदास के पीछे कमरे में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे के बीचों बीच चुपचाप बैठा है। किसी तरह उस व्यक्ति की उपस्थिति इतनी कमजोर है कि अगर वह उसे प्रत्यक्ष रूप में ना देखता तो उसे दूसरे पक्ष का ध्यान ही नहीं आता। अविश्वसनीय। राघव मेहता की आंखें सिकुड़ गईं। राघव मेहता एक लड़ाकू 7 डांड टोंगश्वान क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। जब वह किसी व्यक्ति के साधना क्षेत्र को नहीं समझ पाते तो केवल 2 ही संभावनाएं होती हैं। पहली, उस व्यक्ति का साधना का स्तर उनसे ऊंचा है, या दूसरी, दूसरे पक्ष की झेंकी उनसे कहीं ज्यादा शुद्ध है। चाहे दोनों में से कोई भी हो, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक सच्चा गुरु है। एक कुशल लोहार का अहंकार त्याग कर वो आगे बढ़कर झुका और प्रणाम किया। राघव मेहता यांगशी को प्रणाम करता हूँ। शियाओ क्यांग ने मुझे बताया कि तुम एक लोहार हो? रोहित सिंह ने संदेह से पूछा। औषधालय की तरह लोहारों को ऊपरी 9 मार्गों में उच्च स्थान प्राप्त है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा असाधारण है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई व्यक्ति उससे कुछ मांगेगा। हाँ, राघव मेहता ने उत्तर दिया। आपको कौन सी अनसुलझी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? रोहित सिंह ने पूछा। उत्तर, गुरु देवेंद्र, हाल ही में उपकरण बनाने की मेरी सभी कोशिशें नाकाम रही हैं और अब तक मैं इसका कारण नहीं जान पाया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझाएंगे। राघव मेहता ने कुछ भी नहीं छुपाया और सीधे बोल दिया। मुझे देखने दो तुम उपकरण कैसे बनाते हो, रोहित सिंह ने कहा। हाँ, राघव की कलाई के एक झटके से उपकरण बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों का एक पूरा सेट कमरे में प्रकट हो गया। प्रथम श्रेणी के लोहार और लोहार संघ के नेता होने के नाते वे जहां भी जाते हैं ऐसे बुनियादी उपकरण अपने साथ रखते हैं। आग जलाना, उपकरण गढ़ना, धातुओं को मिलाना और उपकरणों को परिष्कृत करना। उनकी हरकतें शानदार तरीके से बह रही थीं, मानो बहते बादलों और बहती धाराओं की याद दिला रही हूं। 1 घंटे बाद उनके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वो अंतिम रूप देने वाला था, तलवार से एक तीखी ध्वनि गूंजी और उसमें दरार दिखाई दी। नाकामी। जैसा उसने कहा था, वह हथियार बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। ये देखकर कि वह एक साधारण तलवार भी नहीं बना पाया, राघव मेहता उदास हो गया। वह तो बस एक साधारण मनुष्य तलवार थी और इस प्रक्रिया में कोई भी गहन तकनीक शामिल नहीं थी। यह वाकई एक पहेली है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। राघव मेहता ने अपने सामने बैठे गुरुदेव की ओर मुड़कर प्रणाम किया। गुरुदेव, कृपया मुझे ज्ञान दें। आप चाहते हैं कि मैं आपको ज्ञान दूं? रोहित सिंह उठे और दूसरे पक्ष के पास गए। उन्होंने टूटी हुई तलवार उठाई और नजरें नीचे करके देखा। फिर उन्होंने आह भरी। अगर मैं गलत नहीं हूं
तो तुमने पेट भर लिया था। तुमने पेट भर लिया था। ये एक चीनी मुहावरा है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति इसके लायक है, इसलिए शीर्षक इसे ढूंढ रही थी। क्या? राघव मेहता का चेहरा काला पड़ गया। भले ही आप एक गुरुदेव हों, आपको मुझे इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, मैं लोहार संघ का प्रतिष्ठित नेता हूं, मैं कुलीन हूं, और आप कहते हैं कि मैंने पेट भर लेने के बावजूद इसे ढूंढ रही थी। मैं यहां आपसे सलाह लेने के लिए गंभीरता से आया था, फिर भी आपने मुझे ऐसा जवाब दिया। क्या आप मुझे नीचा नहीं दिखा रहे? भले ही मोहनदास को पहले से ही पता था कि बूढ़ा गुरु ऐसे चौंकाने वाले शब्द कहेगा, फिर भी ये शब्द सुनकर वो अपने शौक को काबू नहीं कर सका और लगभग दीवार से टकरा गया। मेरे गुरुदेव, क्या आपके लिए एक सच्चे लोहार से इस तरह से बात करना वाकई ठीक है? कुह कुह, अगर आप ऐसे शब्द कहेंगे तो एक साधारण इंसान भी आपके खिलाफ हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, वो यहाँ इसलिए आया है ताकि ये समझ सके कि वो किसी उपकरण को सफलतापूर्वक क्यों नहीं बना पा रहा है। फिर भी आपने उससे जो पहले कुछ शब्द कहे वो ये थे कि जब उसका पेट भर गया, उसे ढूंढते हुए तो उसने खुद को भर लिया। क्या आप बहुत घमंडी नहीं हो रहे हैं? खुद को भर लेने का उपकरण बनाने से क्या लेना देना है? दोनों के बीच बस इतना ही रिश्ता है कि अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी महसूस करेगा। हालांकि गिल्ड लीडर राघव मेहता जैसे टोंगश्वान क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा पक्ष परेशान होता देख रोहित सिंह मुस्कुराया, दूसरे पक्ष के गुस्से पर ध्यान न देते हुए। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम रोजाना ड्रैगन स्किल्ड प्रॉन्स खाते रहे हो? सच में, क्या कोई समस्या है? राघव मेहता ने गुरु देवेंद्र को शक से देखा। ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स होंग झील का एक अनोखा जानवर है और इससे एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता है। ये कल्की साम्राज्य के उच्च वर्ग के सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक है। वो भी इसे अक्सर खाते थे, लेकिन ऐसी असामान्यता पहले कभी नहीं हुई थी। क्या उपकरण बनाने में उनकी विफलता वास्तव में इससे संबंधित हो सकती है? ठीक है, रोहित सिंह हंसे। क्या तुम जानते हो कि ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स कब प्रजनन करते हैं? वे कब प्रजनन करते हैं? राघव मेहता और भी उलझन में पड़ गए। उसे तो बस झींगे खाने में ही दिलचस्पी थी, उसे ये सब कैसे पता होगा? मुझे पता है। जैसे ही मैं गुरु देवेंद्र से जवाब पूछने वाला था, मोहनदास अचानक बोल पड़े। बोलो। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स आमतौर पर गर्मियों के अंत में यानी पतझड़ की शुरुआत में, जो अभी शुरू ही हुआ है, बच्चे पैदा करते हैं, मोहनदास ने कहा। उसने कई सालों तक ट्यान्यो मर्चेंट फर्म में काम किया था। हालांकि उसने कभी इन्हें खरीदा नहीं था, फिर भी वह अक्सर इन प्रॉमहेंडर प्रॉन्स के संपर्क में आता था और स्वाभाविक रूप से उसे इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। बिल्कुल सही, यही मौसम है। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। अकेडमी का सेमेस्टर अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है और अभी पतझड़ शुरू हो रहा है, जो ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स का प्रजनन मौसम भी है। ये शब्द सुनकर राघव मेहता का सिर चकरा गया। वह भ्रम से पागल होने ही वाला था। यांगशी, मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि मैं उपकरण क्यों नहीं बना पा रहा हूं, न कि ये देखने आया हूं कि ड्रैगन स्केल प्रॉन्स का प्रजनन करते हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वे बच्चे पैदा करते हैं? ऐसा नहीं है कि बच्चे मेरे हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके उपकरण न बना पाने का इससे कुछ लेना देना है। ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स को यिन प्रकार का भोजन माना जाता है। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति की यांग ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है। बेशक ये कमज़ोरी का प्रभाव न्यूनतम और नगण्य होता है और व्यक्ति के शरीर पर बिल्कुल भी असर नहीं डालता है, लेकिन संभोग के बाद ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स अलग होते हैं। ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन अपना सारा सार और जीवन शक्ति अपने बच्चों में डाल देता है, जिससे उसका अपना शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उसका शरीर एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न करता है जो व्यक्ति की नसों को सुन्न कर देता है। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति का मन मंद हो जाएगा। ये सुनकर रोहित सिंह रुक गए और चमकती आंखों से जो चौंक की ओर देखा। क्या तुम मन की इच्छा दो दान शांत जल के हृदय की स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाए हो? इतना ही नहीं, तुम खुद को आसानी से चिड़चिड़ा पाते हो, जिससे तुम्हारी गढ़ने की क्षमता को भारी झटका लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम किसी उपकरण को सफलतापूर्वक गढ़ नहीं पा रहे हो। चाहे कोई गोलियां बना रहा हो या उपकरण, उसकी मन स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। स्थिर मन के बिना किसी का सफल होना असंभव है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रैगन स्केल प्रॉन्स खा लिए हैं? राघव मेहता का पूरा शरीर कांप उठा और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। ये सच है कि हाल ही में वो उपकरण बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और वो पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए शांत जल के हृदय की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए हर तरह के तरीके और उपाय आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सोचना कि समस्या प्रॉन्स में है।
उसके लिए ये अकल्पनीय था कि रिपोर्टिंग कैटायन प्रक्रिया से गुजरा एक ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन महेंद्र नामक एक ऐसा पदार्थ पैदा करेगा जो किसी की नसों को सुन्न कर देता है। अगर दूसरे पक्ष ने इस ओर इशारा ना किया होता तो उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि यह संभव होगा। लेकिन उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? सभी जानवरों के पास आत्मरक्षा के अपने अपने तरीके होते हैं। ड्रैगन स्केल प्रॉन्स भी ऐसे ही हैं। जन्म के तुरंत बाद वे सबसे कमज़ोर होते हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए वो महेंद्र जैसा पदार्थ पैदा करते हैं। खैर, फिर भी वे आखिरकार प्लेट में आ ही गए। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। अब मुझे अपनी गलती पता चल गई है। भविष्य में मैं कभी ड्रैगन स्केल्ड प्रॉन्स नहीं खाऊंगा। गुरु देवेंद्र, कृपया मुझे बताएं कि मैं स्थिति का समाधान कैसे करूं। पीले चेहरे के साथ राघव मेहता एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जल्दी से अपनी मुट्ठी बांध ली। हालांकि उन्हें ड्रैगन स्केल प्रॉन्स खाना बहुत पसंद है, लेकिन फोर्जिंग उपकरण पहले वाले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर रोहित सिंह स्तब्ध रह गए। दरअसल उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए। स्वर्गपथ के पुस्तकालय में केवल उन कारणों का विवरण दिया गया था कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा था। राघव मेहता की मुख्य समस्या ये है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रैगन स्केल प्रॉन्स खा लिए थे, जिससे उसके शरीर में नसों को सुन्न करने वाला जहर जमा हो गया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई और वो अपनी जालसाजी की कोशिशों में नाकाम रहा। इस जहर को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में रोहित सिंह बिल्कुल अनभिज्ञ थे। हालांकि अगर उसे पता भी नहीं होता तो वो किसी और को पता नहीं चलने देता। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने एक महान विशेषज्ञ की छवि बनाने के लिए अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए। पहले उन ड्रैगन स्केल प्रॉन्स को छोड़ दो जिन्हें तुमने पकड़ा है। जहां तक तुम्हारी समस्या का समाधान है, ये तुम्हारे भविष्य के कार्यों पर निर्भर करेगा। हालांकि मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि जब तक तुम लंबे समय तक इससे दूर रहोगे, तुम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। वो दूसरे पक्ष को धोखा नहीं दे रहा था। मानव शरीर की विषाक्त हरण क्षमता अत्यंत शक्तिशाली होती है, खासकर एक तोंगशुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए। जब तक वो कुछ समय के लिए झींगों से दूर रहेगा, उसके शरीर में जमा हुआ जहर जल्द ही बाहर निकल जाएगा। गुरु देवेंद्र, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अपनी समस्या का कारण और समाधान जानकर राघव मेहता ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से उन्हें प्रणाम किया। इस समय वो गुरु देवेंद्र से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसे उपकरण बनाते हुए देखकर ही वो बता पाता है कि उसे ड्रैगन स्केल प्रॉन्स खाना पसंद है, और उसने समस्या की जड़ भी खोज निकाली थी कि वो उपकरण सफलतापूर्वक क्यों नहीं बना पा रहा था। जब उसका पेट भर गया, उसने खुद को भर लिया। उसे ढूंढते हुए एक कुशल शिक्षक से जैसी अपेक्षा की जाती है, उनकी विवेकशीलता सचमुच अविश्वसनीय है। 3 मिलियन इसके लायक था। गुरु देवेंद्र, क्या आप मुझे उपकरण गढ़ने के कुछ सुझाव दे सकते हैं? आखिरकार अपनी समस्या का कारण समझ आने और ये जानने के बाद कि समय इसे हल कर सकता है, राघव मेहता का मन भटकने लगा। वो बहुत लंबे समय से 1 स्टार लोहार के मध्यवर्ती चरण में अटका हुआ था, इस सीमा को पार नहीं कर पा रहा था। अब जबकि उसके सामने एक कुशल शिक्षक है, तो वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर 1-2 सुझाव प्राप्त करने के लिए ललचा रहा था। उपकरण गढ़ना। रोहित सिंह को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसकी समस्या का समाधान होते ही वहां से नहीं जाएगा, बल्कि उससे उपकरण गढ़ना सीखने का अनुरोध करेगा। एक पल के लिए वो अचंभित रह गया। सच कहें तो उसे तो ये भी नहीं पता था कि उपकरण गढ़ने के लिए क्या करना होता है, तो वो उसे सुझाव कैसे दे सकता है। लगता है मैं बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ। दूसरे पक्ष से कोई जवाब न मिलने पर राघव मेहता को अजीब लगा। एक कुशल शिक्षक केवल अपने ही छात्रों को सिखाता है, उसका किसी भी तरह से उसे इसलिए उसका ऐसा अनुरोध करना सचमुच थोड़ा अनुचित है। रोहित सिंह ने हाथ हिलाकर कहा, विक्रम, हमारे मेहमान को बाहर ले आओ। मास्टर मेहता, बूढ़े मालिक को आराम करने की जरूरत है, कृपया इसी तरफ चलें। मोहनदास आगे बढ़े। हाँ, राघव मेहता ने सिर हिलाया और विदा ली। एक कुशल शिक्षक बनना वाकई मुश्किल है। राघव मेहता को जाते देख रोहित सिंह ने अपनी भौहें रगड़ी। कुशल शिक्षक अपने मन में अनगिनत व्यवसायों का ज्ञान रखते हैं और उनमें ऐसी विवेकशीलता होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिलहाल महेंद्र को वो स्वर्गपथ के पुस्तकालय की मदद से ही इतना कुछ हासिल कर पाए हैं। जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करना बंद करेंगे, उनकी पोल खुल जाएगी। मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि वो कुशल शिक्षक इतना सारा ज्ञान अपने मन में कैसे इकट्ठा और संग्रहित करते हैं। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। औषधियालय की परीक्षा देने के बाद उसे समझ आया कि इस क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान समुद्र जैसा विशाल और गहरा है। पुस्तकालय के बिना वो ना सिर्फ परीक्षा पास नहीं कर पाता, बल्कि एक अंक भी नहीं ला पाता।
एक सच्चे कुशल शिक्षक के पास इतनी धोखाधड़ी शायद ही है। मशीन के लिए ये सचमुच एक रहस्य है कि एक इंसान की सीमित आयु में वे इतना सब कुछ कैसे सीख पाते हैं और उन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाते हैं। खैर, मुझे अब और किताबें पढ़नी ही होंगी। आखिरकार पुस्तकालय तो एक बाहरी वस्तु ही है। ये विचार उसके मन में आया। उसके लिए पुस्तकालय अविश्वसनीय होने के बावजूद एक बाहरी उपकरण ही है। अगर वो अपने हर काम के लिए उस पर ही निर्भर रहे और खुद को बेहतर बनाने का कोई प्रयास ना करे, तो भले ही वो कल्कि राज्य जैसे दूर और पिछड़े राज्य में अपना भेष बदलने में कामयाब हो जाए, लेकिन अगर वो कहीं और समृद्ध जगह पर जाएगा तो उसकी पोल जरूर खुल जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उसके अपने ज्ञान का भंडार भी महत्वपूर्ण है। ये विचार उसके मन में आया और इतना प्रबल हो गया कि अब वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मन में एक झटके के साथ उसने एक बार फिर स्वर्ग पथ के पुस्तकालय की ओर देखा। वास्तविक दुनिया में किताबें पढ़ना और उनसे सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन पुस्तकालय में मौजूद किताबों को पढ़कर वो इस प्रक्रिया को कई गुना तेज कर पाता है। वो पहले भी ऐसे अद्भुत अनुभवों का अनुभव कर चुका था। हालांकि पुस्तकालय की किताबें उसे एक ही विचार से सुलभ हैं और वो उन्हें आसानी से पढ़ सकता है, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो ज्ञान वास्तव में उसका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाई महेंद्र और उनके पिछले जन्म में गूगल। हालांकि ऐसी तकनीक व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान खोजने की अनुमति देती है, लेकिन ज्ञान उसके उपयोगकर्ताओं के लिए बाहरी होता है। व्यक्ति उसका आसानी से और स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाता। केवल अपने मन में सब कुछ याद रखने से ही उसे वास्तव में ज्ञानी माना जा सकता है। वो क्या है? पुस्तकालय में प्रवेश करते ही उसने कुछ ऐसा देखा जो जगह से बाहर था। अनजाने में घनी किताबों की अलमारियों के नीचे एक सुनहरी किताब प्रकट हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने ये मैनुअल पहले कभी नहीं देखा था। इधर आओ। उसके हाथ के एक झटके से सुनहरी किताब धीरे से हिली और सीधे उसकी हथेली में आ गिरी। किताब बेहद पतली है और उसमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं लग रहा था। उसे यूं ही पलटते ही रोहित सिंह हैरान रह गए। उसमें सिर्फ एक पन्ना था और उसमें कुछ भी नहीं था। वो एक कोरी किताब थी। इस किताब का क्या काम है? रोहित सिंह हैरान था। उसे नहीं पता कि स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय में ऐसी किताब कब आई थी और न ही उसे पता है कि ये पूरी तरह से खाली क्यों है। मुझे इसे अभी के लिए एक तरफ रख देना चाहिए और दूसरी किताबों से ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। काफी देर तक सुनहरी किताब को देखने के बाद भी वो उसका उद्देश्य नहीं समझ पाया। इसलिए रोहित सिंह ने अपना सिर हिलाया और उसे एक तरफ रख दिया। उसने एक बार फिर स्वर्ग पथ के पुस्तकालय की ओर देखा। उसमें कई पुस्तकें रची गई थीं और वो उन्हें ध्यान से देखने का इरादा रखता था ताकि ज्ञान को अपने मन में आत्मसात कर सके। जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधा, उसके कुछ भी करने से पहले ही उसके हाथ में रखी सुनहरी पुस्तक कांप उठी और प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गई। उस चकांधव देने वाली चमक में पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की सारी सामग्री रोहित सिंह के मन में उमड़ पड़ी। रोहित सिंह कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, इससे पहले ही सब कुछ अंधकारमय हो गया था। वो बेहोश हो गया था। चेन वंश, जिसके सदस्यों में एक आधिकारिक औषधालय है, कल्कि साम्राज्य का अत्यंत प्रमुख और प्रतिष्ठित वंश है। आमतौर पर ऐसे वंश में औषधियों की कोई कमी नहीं होती। सभी के पास महान उपलब्धियां होती और वे सिर ऊंचा करके चलते। फिर भी इस समय वंश के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर एक कड़वाहट थी। पूरे चेन निवास पर एक निराशाजनक माहौल छाया हुआ था। ठीक है, इस नियम का पालन करते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वरना उसे कुल से निकाल दिया जाएगा। हॉल में औषधि विक्रेता आदित्य राज ने भावुक और हताश स्वर में बोलने से पहले आसपास का जायजा लिया। उन्हें रोहित सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ गोली विवाद के लिए परीक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने घोषणा की कि वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। ये महसूस करते हुए कि उनके शरीर के कार्य वास्तव में कमज़ोर होने लगे हैं, उन्हें बहुत निराशा हुई। इसलिए उन्होंने कुल में लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो एक औषधि विक्रेता हैं और उनकी उपस्थिति ने पूरे चेन कुल को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनके मरते ही जो लोग उनके धन से ईर्ष्या करते हैं, वे निश्चित रूप से अपने हिस्से के लिए सब कुछ करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कुल का पतन बस समय की बात है। इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने सभी कुल के लोगों को अपनी संपत्ति बेचकर राजधानी से गायब हो जाने का आदेश दिया ताकि वो कभी वापस न लौटे। कुल प्रमुख, ये शब्द कहे जाने के बाद हवा में विलाप की आवाज़ें गूंज उठीं।
वे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें अचानक इतनी दूर कहीं जाना पड़ रहा है। बस ये कबीला क्या बन गया है कि तुम रो धो रहे हो? चेन कांग, जरूरी तैयारियां करो, औषधि विक्रेता आदित्यराज ने कहा। चेन कांग उनका बेटा है। ये जानते हुए कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उन्होंने उसे पहले ही नया कुलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। हाँ, चेन कांग ने सिर हिलाया। जैसे ही वो जाने ही वाला था, एक युवक आगे आया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। तभी चेन कांग की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। पिताजी, क्या बात है? औषधि विक्रेता आदित्यराज ने अपना चाय का प्याला उठाया और गुस्से से भौहें चढ़ाईं। उन्हें हमेशा से लगता था कि उनका बेटा प्राथमिकता तय करने का महत्व समझता है, तो अब वो इतना अवज्ञाकारी क्यों है? क्या उसे नहीं पता कि कुल की समृद्धि सिर्फ एक औषधि विक्रेता के रूप में उसकी पहचान पर निर्भर है? अगर उसकी प्रतिष्ठा दूसरे कुलों की महत्वाकांक्षाओं को न दबा दे, तो वे इतने सालों में गोलियों की जालसाजी से जमा की गई दौलत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पिताजी, राजधानी में एक गुरु प्रकट हुए हैं। शायद वे आपकी समस्या का समाधान कर सके। गुरु, क्या ये झूठी खबर हो सकती है? औषधि विक्रेता आदित्यराज ने सिर हिलाया। अगर वो सचमुच एक गुरु थे, तो एक प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी के औषधि विक्रेता को कोई खबर कैसे नहीं मिली? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन कल अफवाहें सुनकर मैंने चेनताओ को जांच के लिए भेजा था। इस गुरु शिक्षक को यांग श्वान कहा जाता है और उन्होंने न सिर्फ ध्रुव आर्यन की पत्नी की बीमारी का इलाज किया, बल्कि महेंद्र वंश के देव मिश्रा भी उनके द्वार पर घुटने टेककर प्रणाम किया। और तो और, जब देव मिश्रा अपनी हवेली से बाहर निकले तो वे डिंगली क्षेत्र के शिखर से तोंगशुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए थे। चेन कांग ने जल्दी से कहा। और तो और, लोहार संघ के नेता लुओचोंग भी उनकी हवेली में आए थे और जब वे बाहर निकले तो उस व्यक्ति की तारीफों के पुल बांध रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो एक सच्चे गुरु शिक्षक हैं। ओह! उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पिता के हाथ में चाय का प्याला जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद उसका बेजान और दयनीय भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसा चेहरा आ गया मानो उसके गालों में आग लग गई हो। ये गुरु कहाँ रहता है? मुझे अभी उससे मिलवा दो। अभी? मुझे पहले परिवार की संपत्ति बेचनी है। चेन कांग बुदबुदाया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पिता, जो मानो किसी भी क्षण दम तोड़ देंगे, दरवाजे पर पहुंचे और चीखे, अपना सिर बेच रहा हूं, जल्दी करो। कमरे में मची चीख पुकार पल भर में शांत हो गई और सबके मुंह इतने चौड़े हो गए कि उनमें मुर्गी का अंडा ठूंस दिया जाए। कबीले के मुखिया को देखकर, जिसका रवैया अचानक 180 डिग्री बदल गया था, वे पूरी तरह से अवाक रह गए। मंडप के बुजुर्ग क्यान कल की साम्राज्य में वास्तविक अधिकार नहीं रखते, लेकिन उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। हर पखवाड़े सम्राट अशोक कपूर उन्हें राजमहल में बुलाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं। वे सम्राट की आंखें हैं। वे देश की सभी खबरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सम्राट के अवलोकन के लिए पुस्तकों में क्रमबद्ध करते हैं। इन्हीं खबरों के बल पर सम्राट अशोक कपूर समसामयिक घटनाओं से अवगत रहते हैं और देश के लिए बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेते रहते हैं, जिससे राज्य निरंतर मजबूत होता जाता है और शक्तिशाली शत्रुओं से उसे कोई खतरा नहीं होता। इस प्रकार राज्य में सच्चे अधिकारी भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें डर है कि वो गलत खबर दे सकता है, जिससे सम्राट उन पर शक कर सकता है। आज रिपोर्टिंग के लिए एकत्रित समाचारों को छांटने और संकलित करने का एक और दिन था, इसलिए वो सुबह सुबह अपने निजी कार्यालय पहुंच गए थे। इस समय कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी आपस में झगड़ रहे थे। इस तरह हंगामा करना कितना अनुचित है, यह देखकर कि उनके अधीनस्थ काम करने के बजाय आपस में बहस कर रहे थे, मंडप के बुजुर्ग कियान का चेहरा काला पड़ गया। हाँ, सभी तुरंत डर के मारे अपनी जगह पर वापस भाग गए। मंडप के बुजुर्ग, एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया। अरे, क्या पिछले कुछ दिनों में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है? मंडप के बुजुर्ग कियान अपनी कुर्सी पर बैठे और देखने लगे। यही उनका कार्यक्षेत्र था। वो अपने अधीनस्थ से राजधानी में घटी घटनाओं के बारे में पूछते और उन्हें संकलित करते। फिर ये सोचते कि क्या उन्हें सम्राट के सामने किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहिए। इन 10 दिनों में कुल 17 1 स्टार घटनाएं, 12 2 स्टार घटनाएं और 3 3 स्टार घटनाएं। अधेड़ उम्र के आदमी ने कागजों के ढेर पर हाथ फेरने से पहले हिचकिचाया। अनगिनत घटनाओं का विवरण ऊपर दिया गया था और उन्हें उनके महत्व के अनुसार विभाजित किया गया था, ताकि दूसरों के लिए उन्हें पढ़ना आसान हो। उन्हें उनके महत्व के आधार पर स्टार दिए गए थे। 1 स्टार सबसे निचला स्तर है और इसका मतलब है कि वो घटना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जैसे स्टार बढ़ते हैं, घटना उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाती है। 5 स्टार किसी घटना को दिए जा सकने वाले स्टार की अधिकतम संख्या है
और मामले की गंभीरता दुश्मन के आक्रमण के बराबर होगी और देश का पतन निकट है। रिपोर्ट सुनकर मंडप के एल्डर कियान ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। अभिमन्यु रवलसिया और राजकुमार ने प्रधानमंत्री ल्यू चेंग के बेटे को चुनौती दी और उसे घायल कर दिया, जिससे दो महान कुलों के बीच एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया। मूल्यांकन 1 स्टार। शाही सचिव लू जोंग ने अपने परिवार में एक नई उपपत्नी को लाया है और वो तियानु साम्राज्य की नागरिक है। उसकी सही पहचान अज्ञात है। मूल्यांकन 1 स्टार। प्लम स्नो रिज पर कल की मर्चेंट फर्म के 17 लोगों पर हमला हुआ और उनका सफाया कर दिया गया। डाकू संभवतः वही हैं जो कई महीने पहले राजधानी से भागे थे। मूल्यांकन 1 स्टार। हालांकि 1 स्टार घटनाएं इस वर्गीकरण में सबसे कम गंभीर होती हैं, फिर भी इनके दूरगामी प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए अभिमन्यु रवलसिया द्वारा प्रधानमंत्री के पुत्र को चुनौती देने का पहला उदाहरण लें तो मामले का उचित समाधान नहीं किया गया तो संघर्ष का बढ़ना आसान है। अगर शाही दरबार के दो अधिकारियों के बीच कलह पैदा हो जाए तो देश की आंतरिक स्थिरता प्रभावित होगी। हालांकि ये स्पष्ट है कि ये लोग ऐसे मामलों से निपटने के आदी हैं। वे इन जबरदस्त घटनाओं को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होते। अरे, तुमने इनका मूल्यांकन अच्छा किया है। 17 1 स्टार घटनाओं को देखकर मंडप के एल्डर कियान ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने दूसरा पन्ना पलटा और उस पर ज्यादातर 2 स्टार घटनाएं लिखी हुई थी। दक्षिण पश्चिम 100 रिज में एक आपदा आई और हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए। फिलहाल उनका निपटारा हो चुका है। मूल्यांकन 2 स्टार। कल की मनी वॉल्ट ने हाल ही में नए नोट जारी किए हैं। सबसे ज्यादा मूल्य वर्ग 10 लाख का है। मूल्यांकन 2 स्टार। झुन्नान मार्केस टोलुस्वा क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंच गए हैं और राज्य के 10 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन गए हैं। मूल्यांकन 2 स्टार। ये मामले राज्य की राजनीति और स्थिति से गहराई से जुड़े हैं। इन मामलों का प्रभाव 1 स्टार घटनाओं से कहीं ज्यादा हो सकता है। 12 2 स्टार घटनाओं को देखने के बाद मंडप प्रमुख कियान ने एक बार फिर सिर हिलाया। यहां भी मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं है। तीसरे पन्ने पर 3 स्टार घटनाओं का विवरण दिया गया था। शिक्षक संघ ने बुद्धा अकादमी के एल्डर सिन्हा चेन को महत्वाकांक्षी केशन ब्यूरो के प्रमुख के पद से हटा दिया क्योंकि उन्होंने रोहित सिंह शिक्षक के शिक्षक योग्यता परीक्षाओं के मूल्यांकन में पक्षपात नहीं किया था। मूल्यांकन 3 स्टार। रोहित सिंह शिक्षक और राम प्रकाश शिक्षक 12 दिन बाद एक शिक्षक मूल्यांकन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मूल्यांकन 3 स्टार। शिक्षक संघ और अकादमियों से संबंधित घटनाओं को स्वतः 1 स्टार से पदोन्नत किया जाएगा। राम प्रकाश शिक्षक वो महत्वाकांक्षी हैं जिनके कल्की साम्राज्य के प्रमुख शिक्षक बनने की सबसे अधिक संभावना है और इसलिए उनसे जुड़ी घटनाओं को एक अतिरिक्त स्टार दिया गया है। ये दोनों घटनाएं वास्तव में 3 स्टार के लायक हैं, बुरी नहीं। जिसके बाद मंडप के एल्डर कियान ने सिर हिलाया। इनमें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर हिचकिचाहट छा गई। क्या हुआ? मंडप के बुजुर्ग कियान की भौहें ऊपर उठ गईं। इन दिनों कुछ हुआ है और हम इसके लिए स्टार रेटिंग तय नहीं कर पा रहे हैं। यही वो मामला है जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे। अच्छा, बताओ। मंडप के बुजुर्ग कियान उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। 3 दिन पहले यांग स्वान नाम का एक व्यक्ति राजधानी में आया था। उसने दावा किया था कि वो एक कुशल शिक्षक है और उसने ध्रुव आर्यन की पत्नी की बीमारी का इलाज किया था। ओह, मैंने इस मामले के बारे में सुना है। मैं इस मामले की जांच के लिए विशेष रूप से शिक्षक संघ भी गया था, लेकिन उस राज्य के अभिलेखों में ऐसा कोई नाम नहीं है। ये शायद ध्रुव आर्यन की कोई चाल है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे 1 स्टार घटना में वर्गीकृत करो। 1 स्टार घटनाएं। अधेड़ उम्र का आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे डर है कि मामला इतना आसान नहीं है। अगर उसने सिर्फ ध्रुव आर्यन की पत्नी का इलाज किया होता तो 1 स्टार काफी होता। हालांकि कल 4 महाकुलों के एल्डर देव मिश्रा पूरे दिन उसके प्रवेश द्वार पर घुटने टेक कर प्रतीक्षा करते रहे और महल में बिताए 10 मिनट में वो दिंगली राज्य के शिखर से तोलेश्वर राज्य तक पहुंच गए। क्या? उसकी शक्ति में इतनी अविश्वसनीय वृद्धि! मंडप के एल्डर कियान दंग रह गए। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो इस मामले को 2 स्टार घटना माना जा सकता है। कल दोपहर लोहार संघ के संघ नेता लॉर्ड रोचोंग निवास में दाखिल हुए और बाहर निकलते ही उनका चेहरा चमक रहा था। वे महल के मालिक की प्रशंसा से भरे हुए थे और कह रहे थे कि वे एक सच्चे गुरु हैं। मंडप के एल्डर कियान द्वारा किए गए मूल्यांकन को नजरअंदाज करते हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोलता रहा। लोचोंग। मंडप प्रमुख कियान अचानक आंखें चौड़ी करके खड़े हो गए। लोचोंग कौन है? लोहार संघ का संघ नेता, कल की साम्राज्य के टॉप व्यक्तियों में से एक।
अगर वो भी ऐसा ही सोचता था तो क्या ये कि यांग जुआन सचमुच में गुरु हैं? तो इस घटना को 3 स्टार घटना माना जा सकता है। मंडप के बुजुर्ग कियान चकित रह गए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज एक बार फिर गूंजी। आज सुबह औषधालय संघ के संघ नेता ओयांग और औषधालय आदित्य उसके भवन में आए, लेकिन दूसरे के रसोइये ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। फिर भी ना सिर्फ वे गए नहीं, बल्कि बिना एक शब्द भी शिकायत किए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। ये मंडप के बुजुर्ग कियान का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया और वो अविश्वास में पीछे की ओर लड़खड़ा गए। ये अब 4 स्टार है, नहीं, ये 5 स्टार घटना है। जल्दी से ये सब लिख लो, मुझे इसकी सूचना सम्राट को देनी है। जितनी जल्दी हो सके करो। 5 स्टार? क्या इसकी दोबारा पुष्टि करने की कोई ज़रूरत नहीं है? 5 स्टार घटना ये कई दशकों से कल्कि साम्राज्य में नहीं हुई है। मंडप के एल्डर कियान की बातें सुनकर जो लोग इस घटना के लिए स्टार रेटिंग तय नहीं कर पा रहे थे, वे दंग रह गए। फिर कुछ ही देर बाद अफरा तफरी मच गई। तुम कहते हो कि संघ के नेता राघव मेहता भी प्रशंसा से भरे हुए थे। देव मिश्रा पूरे दिन घुटनों के बल बैठे रहे और जब वे हवेली से बाहर निकले तो न सिर्फ उनका रंग निखर रहा था, बल्कि उनकी साधना भी बढ़ गई थी। लगता है हम सब ने गलत अनुमान लगाया है। ये यांग जुआन निश्चित रूप से एक कुशल शिक्षक है। केवल एक सच्चा कुशल शिक्षक ही देव मिश्रा जैसे व्यक्ति को स्वेच्छा से घुटने टेकने और संघ के नेता राघव मेहता को प्रभावित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जल्दी करो और मेरा नाम पत्र तैयार करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या यांग निवास किसी भी आगंतुक को स्वीकार नहीं कर रहा है? जो लोग वास्तव में गुरु देवेंद्र से मिलना चाहते हैं, उन्हें पहले 3 मिलियन का भुगतान करना होगा और ये राशि वापस नहीं की जाएगी। ये भी सही है, हर कोई एक गुरु से मिलना चाहता है और अगर वो सचमुच अपने घर आने वाले किसी व्यक्ति से मिल भी जाए तो उसे चैन नहीं मिलेगा। जब ऐसे मानक लागू होंगे तभी वो दूसरों को, खासकर उन लोगों को जो दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते हैं, रोक पाएगा। राजधानी के लगभग सभी शक्तिशाली कुलों में ऐसी ही स्थिति हो रही है। सब लोग दंग रह गए। जो लोग पहले दावा करते थे कि वो धोखेबाज है, वे पूरी तरह से चुप हो गए। अज्ञात समय के लिए बेहोश होने के बाद रोहित सिंह ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। ये जागने पर सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि उसके मन में अनगिनत ज्ञान समाहित हो गया था। उस सुनहरी किताब की चमक में नहाई हर एक किताब उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। ये सुनहरी किताब पुस्तकालय के ज्ञान को आत्मसात करके मेरा ज्ञान कैसे बना सकती है? रोहित सिंह अविश्वास की स्थिति में था। पहले उसे स्वर्ग पथ के पुस्तकालय में किताबों को हाथ से खंगालना पड़ता था। उस समय वो ज्ञान वास्तव में उसका नहीं था, लेकिन अब ये सब उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया है, उसकी स्मृति का हिस्सा बन गया है। यानी कि वर्तमान वो स्वर्गपथ पुस्तकालय के बिना भी गोली बनाने के अपने ज्ञान के मामले में एक सच्चा औषधि शास्त्री है। वो सुनहरी किताब कहाँ है? रोहित सिंह ने जल्दी से पुस्तकालय में अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा कि सुनहरी किताब अभी भी वहीं है, हालांकि उसके अंदर का खाली पन्ना बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ये रोहित सिंह ने पलकें झपकाईं। सुनहरे पन्ने का गायब होना और उसके दिमाग में अचानक ज्ञान का संचार एक ही समय में हुआ था। ऐसा लगता है कि सुनहरी पन्ने में ऐसी क्षमताएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये सुनहरी किताब कैसे बनी है। ये किसी भी किताब की सामग्री को इस तरह मेरे वास्तविक ज्ञान में बदलने के लिए बहुत ही कुशल है। शुरुआत में स्वर्गपथ पुस्तकालय में बढ़ी हुई सीखने की गति के बावजूद लाखों किताबें खत्म करने में कम से कम 2 साल लग जाते। फिर भी सुनहरी पन्ने की एक ही चमक से सब कुछ उसके ज्ञान में बदल गया। सीखना एक अतुलनीय रूप से आसान प्रक्रिया बन गई है। मैं पूरी रात बेहोश रहा। अप्रत्याशित लाभ की खुशी से जागते हुए रोहित सिंह ने बाहर देखा और वो चौंक गया, ये सोचकर कि वो पूरी रात यूं ही बेहोश हो गया होगा। अपनी पीठ तानते हुए जैसे ही वो खाने की तलाश में था, उसने अपने बटलर मोहनदास को अंदर आते देखा। पुराने गुरु औषधालय संघ के संघ नेता ओयांग चेंग और औषधालय आदित्य राज यहाँ मिलने आए हैं। ओयांग चेंग, औषधालय चैन शियाओ। रोहित सिंह हैरान रह गया। वो वर्तमान में मास्टर टीचर यांग जुआन हैं, औषधालय रोहित सिंह नहीं। इस पहचान में वो दूसरे पक्ष को नहीं जानते, तो वे अचानक उसे ढूंढने क्यों आ गए? हाँ, और वे पहले बाहर 4 घंटे इंतजार कर चुके हैं। मोहनदास के पास शब्द नहीं थे। बूढ़े मालिक को नींद आती होगी। कल सूरज ढलते ही वो अपने शयन कक्ष में लौट आए और अब तक सोते रहे जब तक सूरज आसमान में ऊंचा नहीं चढ़ गया। बस ये सोचकर ही हैरानी होती है।
उन्होंने बूढ़े मालिक की नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो सामने वाले को बस इतना ही कह पाए कि बूढ़े मालिक आराम कर रहे हैं। किसे पता था कि वे 4 घंटे तक बाहर डेरा डाले प्रवेश द्वार पर इंतजार करते रहेंगे। वे वाकई धैर्यवान हैं। बूढ़े मालिक, औषधालय के बाबू आदित्यराज ने 30 लाख का भुगतान कर दिया है। देखिए, उन्हें अंदर बुलाइए। रोहित सिंह ने मोहनदास को इशारा करके उन्हें अंदर बुलाया। मोहनदास कमरे से बाहर चले गए और कुछ ही देर में संघ के नेता ओयांग और औषधालय के बाबू आदित्यराज अंदर आ गए। गुरु देवेंद्र को प्रणाम। एक गुरु के सामने घमंड से पेश आने की हिम्मत ना करते हुए कमरे में प्रवेश करते ही दोनों ने तुरंत प्रणाम किया। शुरुआत में औषधि विक्रेता आदित्यराज अकेले आना चाहते थे, लेकिन ये सोचकर कि उनकी प्रतिष्ठा अपने आप में नाकाफी हो सकती है, उन्होंने ओयांग चेंग को भी साथ ले लिया। पाखंड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम दोनों मुझे ढूंढने इतनी जल्दी इसलिए आए क्योंकि इस औषधि विक्रेता आदित्यराज के पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। जैसे ही वो उनके आने से उलझन में था, उसके मन में एक प्रेरणा कौंध गई और रोहित सिंह को गोली विवाद वाली बात याद आ गई। इस आदित्यराज को किसी और ने श्राप दिया था और इस तरह एक मृत्यु आभा उसे घेरे हुए थी जो उसकी आयु को खा रही थी। उस समय महेंद्र गोली विवाद में रोहित सिंह को लगा कि उसने अपने किए वादों से मुकर गया है और वो बचाने लायक नहीं है, इसलिए उसने इस मामले के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। ये बंदा शायद अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया और जब उसे पता चला कि शहर में एक गुरु आए हैं तो वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए दरवाज़ा खटखटाने आ गया। रोहित सिंह को यह भी ठीक लगा। वो उसे एक मोटी रकम देकर उस व्यक्ति की शिकायतों का निवारण कर सकता था जिसने अपनी अंतिम इच्छा उससे सौंपी थी। रोहित सिंह के अचानक कहे गए शब्दों को सुनकर ओयांग चेंग और औषधालय के आचार्य आदित्यराज डर के मारे लगभग घुटनों के बल गिरकर बेहोश हो गए। क्या एक गुरु किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं या बीमारियों का हल ढूंढने से पहले उसकी युद्ध कला, दवा बनाने की कला या कम से कम उसके शरीर की जांच करने की जरूरत नहीं होती? वो एक ही नज़र में ये सब कैसे बता सकता है? ये अभी भी उसकी विवेकशीलता है। कोई दृष्टा भी उसके जैसा अद्भुत नहीं होता। गुरु देवेंद्र की क्षमताओं से स्तब्ध औषधालय के आचार्य चैन शियाओ का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो चिंतित था। अगर दूसरे पक्ष को एक नज़र में इतना कुछ समझ आ गया तो उसकी बीमारी वाकई गंभीर होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अगले दिन तक भी जिंदा ना रह पाए? वो कड़ाही कहाँ है? क्या तुमने उसे फेंक दिया है? और सिर्फ इसलिए कि दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गई है, अपने वादों से मुकर जाना एक आधिकारिक औषधि विक्रेता होने की तुम्हारी पहचान के अनुरूप नहीं है। दोनों के विस्मयकारी भावों से बेखबर रोहित सिंह ने किताब की सामग्री याद की और बोलते रहे। ये देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने सिर उठाकर देखा तो ओयांग चेंग और औषधि विक्रेता चैन शियाओ का चेहरा बुरी तरह सफ़ेद पड़ गया था। खासकर चैन शियाओ का तो पूरा शरीर ईंटता हुआ मानो उसे दौरा पड़ गया हो। महेंद्र अब और नहीं रोक पाया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। गुरु देवेंद्र, मुझे बचाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बचाओ। औषधालय के श्याव आदित्यराज बुरी तरह डर गए। किसी को पता नहीं था कि उन्हें अपने मृत दोस्त से एक हंडा मिला था। यहाँ तक कि रोहित सिंह ने भी केवल अनुमान लगाया था कि उन्हें एक मृतक से खजाना मिला है और उन्हें नहीं पता था कि वो वास्तव में क्या था। फिर भी ये व्यक्ति बिना बारीकी से जांच किए भी तुरंत बता सकता था। क्या आप देवता हैं? वरना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या गुरु देवेंद्र ने जो कहा वो सच है? हालांकि ओयांग चेंग को पता नहीं था कि औषधालय के आचार्य आदित्यराज पर मृत्यु आभा कैसे छा गई, लेकिन इस समय उनके हाव भाव देखकर उसे एहसास हुआ कि गुरु देवेंद्र ने जो कहा था वो सच था। वो दूसरे पक्ष के प्रति विस्मय से भर गया। बस एक नज़र के अलावा वो किसी व्यक्ति की बीमारी की जड़, उसके लक्षण और यहाँ तक कि कारण भी बता सकता है। यह तो अविश्वसनीय है। हुफ! उनके चेहरों पर महेंद्र के भाव देखकर ही रोहित सिंह को याद आया कि वो वर्तमान में गुरु शिक्षक यांग जुआन हैं और वो उन दोनों को नहीं जानते। असहज माहौल को तोड़ने के लिए गला साफ करते हुए उसने कहा, तुम्हें बचाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने उस पुराने परिचित के साथ उस हंडे को दफनाना होगा, फिर वो काम पूरा करना होगा जो उसने अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें सौंपा था। अंत में तुम्हें बस कुछ ऐसी गोलियां लेनी है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हों और आधे साल तक खुद को पोषण दे सकें। दरअसल दूसरे पक्ष की समस्या गंभीर नहीं है। उसे उसके पुराने परिचित ने श्राप दिया था, लेकिन जब तक वो अपना वादा पूरी ईमानदारी से पूरा करता रहेगा और हंडे से दूर रहेगा, श्राप की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और समय के साथ वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। गुरु देवेंद्र, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ये सुनकर कि उसके लिए आशा है, औषधालय आदित्यराज ने जल्दी से सिर हिला दिया।
इस समय उसे दूसरे पक्ष की बातों पर जरा भी संदेह नहीं है। एक नज़र में ही अपनी समस्या बता पाने के लिए वो निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। खुद को बचाने का तरीका सीख लेने के बाद अब उन दोनों को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ गए। मुख्य द्वार से सीधे बाहर निकलते हुए औषधालय आदित्यराज को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ था वो एक सपना था। वो समस्या जिसने उसे कई दिनों तक पीड़ा और निराशा में रखा, जिसने उसे अपने कबीले को अपनी संपत्ति बेचकर देहात में जाने का आदेश दिया, क्या वो कुछ ही क्षणों में हल हो गई? इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक कुशल शिक्षक के शब्द सोने के समान होते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बात बहुत ही सरलता से कही थी, लेकिन किसी समस्या की जड़ तक पहुंचने का समाधान देने की उनकी क्षमता ऐसी नहीं है जिसका अनुकरण कोई और कर सके। दूसरे पक्ष के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखकर ओयांग चेंग ने विस्मय से टिप्पणी करने से पहले प्रशंसा भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखा। औषधालय के स्वामी आदित्यराज और संघ के नेता ओयांग चेंग का हवेली में आना जाना एक और मामला बन गया, जिससे राजधानी की विभिन्न शक्तियां चिंतित थी। ये दोनों औषधालय मुश्किल से 5 मिनट ही अंदर आए थे और वे पहले ही बाहर निकल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी समस्या अभी तक सुलझी नहीं है? मुझे इसकी जांच करने में मदद करें। मैं जानना चाहता हूं कि 2 प्रतिष्ठित औषधि विक्रेताओं को ऐसी कौन सी समस्या आ सकती है कि उन्हें एक गुरु की मदद की जरूरत पड़े। तुम ऐसा कह रहे हो। औषधि विक्रेता आदित्यराज ने महेंद्र का अंतिम संस्कार अपने घर पर ही कर दिया, अपनी सारी दौलत यहीं बेच दी और वसीयत भी लिख दी। लेकिन गुरु देवेंद्र से मिलने के बाद उन्होंने तुरंत सफेद कपड़े को लाल कपड़े से बदल दिया और जश्न मनाया मानो संकट टल गया हो। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे जिससे उनकी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती थी, लेकिन गुरु देवेंद्र से मिलने के 5 मिनट में उनकी बीमारी ठीक हो गई। लगता है हम सब गलत थे। हम सिर्फ 1 स्टार गुरु शिक्षकों के ही नाम जानते हैं। गुरु देवेंद्र की क्षमताओं को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ 1 स्टार ना हो, एक उच्च स्तरीय गुरु शिक्षक? खबर फैलते ही पूरा शहर हिल गया। आज यांग शुआन का नाम पूरी राजधानी में गूंज रहा है। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, रोहित सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले गुरु शिक्षक यांग शुआन को आराम करने का ज्यादा समय मिलने लगा। कल की नगरी में भले ही कई धनी व्यक्ति महेंद्र हों, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अचानक से 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं निकाल पाएंगे। इसके अलावा अपनी हैसियत को देखते हुए अगर उनके सामने सचमुच कोई गंभीर समस्याएं ना होतीं जो उनकी अपनी क्षमता से परे होतीं, तो वो एक कुशल शिक्षक के विश्राम में खलल डालने की हिम्मत नहीं करते। संघ प्रमुख ओयांग और औषधालय के कर्मचारी चैन श्याओ को जाने के बाद प्रांगण एक बार फिर शांत हो गया। पूरी दोपहर आराम करने के बाद और ये देखकर कि कोई नहीं आया, रोहित सिंह ने अपना भेष बदला और अकेडमी लौट आए। मास्टर जी, रजनी त्यागी मिस आपको ढूंढने आई हैं और वो अभी कक्षा में प्रतीक्षा कर रही हैं। कक्षा में पहुंचने से पहले ही दिलेर खान उनका स्वागत करने के लिए आ गए थे। उनका मेरे से क्या लेना देना हो सकता है? रोहित सिंह उलझ गए। ये जानते हुए कि दिलेर खान के लिए उनके संदेह का उत्तर देना असंभव है, वे उनसे ज्यादा कुछ पूछे बिना सीधे कक्षा में वापस लौट आए। जैसा कि उम्मीद थी, अंदर आते ही उसने रजनी त्यागी मिस को कमरे में देखा और वो इतनी शांति से खड़ी थी कि दृश्य मानो किसी स्थिर चित्र जैसा लग रहा था। वो सहायक मास्टर शिक्षिका इसलिए नहीं बन पाईं क्योंकि वो शिक्षक संघ के संघ प्रमुख की बेटी हैं। इसके अलावा उनका स्वभाव शांत और सुकून देने वाला था, जिससे स्वाभाविक रूप से दूसरों पर उनकी अच्छी छाप पड़ती थी। जाहिर है शक्ति भाटी, दिलेर खान और बाकी सबकी नजरें बार बार लेकिन अनजाने में उनकी ओर उठती थीं, जिससे जोया मलिक इतनी क्रोधित हो जाती थीं कि वो किसी की हत्या भी कर सकती थी। रिद्धि शर्मा और मैं किसी भी तरह से कमतर नहीं है, ठीक है? मैं आपको महेंद्र रिंग के पाठों में अक्सर झांकते हुए क्यों नहीं देखती? धिक्कार है तुम्हें। मास्टर रोहित? उस युवती के विचारों से बेखबर रजनी त्यागी की आंखें उसे देखते ही चमक उठीं और वो जल्दी से आगे बढ़ गईं। हुआंग मिस मुझे ढूंढने आई हैं, क्या कोई जरूरी काम है? रोहित सिंह ने पूछा। मास्टर लू आपको आमंत्रित कर रहे हैं, रजनी त्यागी ने हाथ मिला लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे राजमहल के पुस्तक संग्रह कक्ष में ले जाना चाहते हैं? रोहित सिंह की आंखें चमक उठी। इससे पहले मनीष कश्यप ने उन्हें पिक्सू राज्य की गुप्त पुस्तकाएं ढूंढने के लिए राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में लाने का वादा किया था। चूंकि सम्राट अशोक कपूर उस समय राजधानी में नहीं थे, इसलिए मामला स्थगित करना पड़ा था। हालांकि ये देखते हुए कि उन्होंने रजनी त्यागी को उन्हें ढूंढने के लिए विशेष रूप से भेजा था, इस मामले में कुछ प्रगति हुई होगी। उफ, बात तो यह है ना कि रजनी त्यागी ने थोड़ा अजीब से कहा।
मास्टर लू मेरे और अभिमन्यु रावल के लिए महेंद्र कैन परीक्षा को जोड़ना चाहते हैं और इसलिए वो आपको एक न्यायाधीश के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। न्यायाधीश? रोहित सिंह दंग रह गए। रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल मास्टर मनीष कश्यप की इंक डेली कली कैनवस प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मास्टर मनीष कश्यप ने घोषणा की कि जो भी चित्रकला में अधिक पारंगत होगा उसे ही ये पेंटिंग दी जाएगी। परिणाम स्वरूप वे दोनों कुछ दिन पहले रोहित सिंह को ढूंढने के लिए आए थे ताकि उनसे चित्रकला के बारे में कुछ सुझाव ले सकें। हालांकि रोहित सिंह को चित्रकला के बारे में कुछ भी कैसे पता हो सकता है, इसलिए वो केवल कुछ बेतरतीब बातें ही कह पाए, लेकिन कौन जानता था कि दोनों उनकी बातों को इतना महत्व देंगे और उनका गहन अध्ययन करेंगे। ये शायद अंतिम परीक्षा है। हाँ, मास्टर मनीष का शब्द जानते हैं कि आपको चित्रकला की गहरी समझ है और उन्हें लगता है कि आप सबसे सटीक निर्णय ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे हर हाल में आमंत्रित करने का काम सौंपा है, रजनी त्यागी ने कहा। रोहित सिंह की भौहें तन गईं। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ब्रश किस तरह के होते हैं जिससे सटीक निर्णय लिया जा सके। ये मास्टर मनीष कश्यप निश्चित रूप से उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और वो अभी भी राज्य के पुस्तक संग्रह भंडार में प्रवेश की आशा कर रहा था, इसलिए वो दूसरे पक्ष के निमंत्रण को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा रजनी त्यागी ने ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण से संबंधित मामले को सुलझाने में उसकी बड़ी मदद की थी। तो जब तक आपको मेरी बकवास से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कब शुरू होगा? रोहित सिंह ने सिर हिलाया और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शुरू में हम दोपहर में परीक्षण शुरू करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन आप नहीं थे। हालांकि अगर हम अभी निकल जाएं तो हम समय पर पहुंच सकते हैं, रजनी त्यागी ने कहा। दोपहर? रोहित सिंह अचंभित रह गया। जब तक वो उठा सूरज पहले ही आसमान में ऊंचा उठ चुका था। इसके अलावा वो अपनी हवेली से आराम से बाहर निकलने से पहले काफी देर तक आराम कर चुका था। दोपहर होने ही वाली है, क्या उन्हें महेंद्र को अभी परीक्षा से जोड़ने की बहुत जल्दी है? रजनी त्यागी ने सिर हिलाया। ठीक है, ये समझते हुए कि सामने वाला पक्ष उन्हें रोकने पर तुला हुआ है, रोहित सिंह को पता था कि प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोशिश करना व्यर्थ होगा, इसलिए अकेडमी से बाहर निकलने से पहले उन्होंने अपने छात्रों से बात की। मुझे पता है कि पेंटिंग सीखना मुश्किल है और ऐसा लगता है कि आपके स्तर का आकलन करना आसान नहीं होगा। रास्ते में रोहित सिंह ने उत्सुकता से टिप्पणी की। उन्होंने पेंटिंग परीक्षा के बारे में कभी नहीं सुना था और उसके नियमों के बारे में तो बिल्कुल नहीं। आखिरकार मास्टर मनीष कश्यप अभिमन्यु रावल और उन्हें एक साथ चित्र बनाकर उसके आधार पर उनका मूल्यांकन तो नहीं करवा सकते। रजनी त्यागी का जन्म शिक्षक संघ में हुआ था और वो एक सहायक शिक्षक शिक्षिका भी हैं। हालांकि उन्होंने पहले कभी पेंटिंग नहीं सीखी थी, फिर भी संभावना है कि उनमें एक स्वीकार्य स्तर का कौशल हो। जहां तक अभिमन्यु रावल की बात है, किसी व्यक्ति के चित्रांकन के आसन पर विचार करना जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स जानता हो, उसके लिए वाकई मुश्किल है। ये परीक्षा मास्टर मनीष कश्यप और मास्टर विश्वजीत ने तैयार की है। अभिमन्यु रावल और मैंने उनसे इसके बारे में नहीं सुना था, इसलिए हमें परीक्षा की बारीकियां और ये कैसे जुड़ेगी ये ठीक से नहीं पता महेंद्र। रजनी त्यागी ने सिर हिलाया। मास्टर विश्वजीत? रोहित सिंह हैरान थे। क्या वो व्यक्ति कल की राजसी नगरी का कोई प्रसिद्ध चिकित्सक नहीं है? वो परीक्षा का प्रारूप क्यों तय कर रहा है? मास्टर विश्वजीत सिर्फ एक कुशल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि चित्रकला में भी निपुण हैं। दरअसल मास्टर मनीष कश्यप भी उनकी प्रशंसा से भरे हैं। उन्होंने नदी किनारी पेंटिंग बनाई थी, जिसमें नदी इतनी जीवंत लग रही थी मानो बह रही हो। नाव पर पेंटिंग बनाते समय उन्होंने सचमुच पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी मधुर चहचहाट दूर दूर तक फैल गई। ये शहर में एक किंवदंती बन गई थी। रजनी त्यागी की आंखें सम्मान से चमक उठीं। वो इतने अद्भुत हैं? रोहित सिंह दंग रह गए। उन्होंने मास्टर विश्वजीत के बारे में रिद्धि शर्मा से उसी दिन सुना था जिस दिन उन्होंने उसे स्वीकार किया था। शुरू से ही उन्होंने यही सोचा था कि सामने वाला व्यक्ति बस एक चिकित्सक है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रसिद्ध चिकित्सक एक कुशल चित्रकार भी होगा। अपनी पेंटिंग में असली पक्षियों को आकर्षित करने में सक्षम होने के कारण उनके चित्रांकन कौशल निश्चित रूप से मास्टर लू चैन के बराबर हैं। वास्तव में मास्टर मनीष कश्यप ने उन्हें भी आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि 3 लोग जज बनेंगे तो मूल्यांकन ज्यादा वस्तुनिष्ठ होगा, रजनी त्यागी ने कहा। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। चूंकि वहां पहले से ही 2 सच्चे कुशल चित्रकार मौजूद हैं, तो रोहित सिंह की उपस्थिति अनिवार्य से ज्यादा एक पूरक हो सकती है। जब समय आएगा तो उन्हें बस प्रवाह के साथ चलना होगा। इस तरह उनकी चिंता कम हो गई। उस समय मास्टर लू को प्रभावित करने का एकमात्र कारण महेंद्र का पुस्तकालय जाना था। चित्रकला के बारे में उनकी पूरी अज्ञानता को देखते हुए उन्हें बाद में कुछ भी बोलने से बचना चाहिए, ताकि वे कोई भी बेतुकी बयान ना दे दें और अपनी पहचान उजागर न कर दें। आगे बढ़ते हुए दोनों बातें करते रहे। जल्द ही वे मास्टर मनीष कश्यप के निवास पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार में कदम रखने से पहले ही बटलर अंकल चैंग उन्हें अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़े। मास्टर रोहित, हुआंग मिस, आप दोनों अभी क्यों आए? मास्टर विश्वजीत ने कहा है कि उन्हें आज दोपहर के बाद किसी और से मिलना है और वे पहले से ही थोड़े अधीर हो रहे हैं। उस समय मैं बाहर था, जिसकी वजह से हुआंग मिस को मीरा बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा,
रोहित सिंह ने शर्मिंदगी से कहा। दूसरे पक्ष ने आज दोपहर परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन रोहित सिंह पिछले कुछ दिनों से अकेडमी से बाहर थे, जिससे उनसे मिलना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए उनके आने में देरी हो गई। कृपया अंदर आइए। उनका स्पष्टीकरण सुनकर अंकल चैंग ने और ज्यादा जिद करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत दोनों को अंदर बुला लिया। अपनी हवेली मिलने के बाद इस जगह पर लौटने पर उन्हें जो एहसास हुआ वो बिल्कुल अलग था। हालांकि डिज़ाइन सादा है, लेकिन बारीकियां असाधारण रूप से उत्कृष्ट हैं। जिस हवेली को उन्होंने किराए पर लिया था वो इसके सामने बहुत फीकी है। दोनों एक स्तर के भी नहीं हैं। बेशक अगर कोई सच्चा गुरु ही अपने किराए के घर का नवीनीकरण करता तो वो ऐसा दिखता ही नहीं। एक व्यापारी के सौंदर्य बोध की तुलना एक कुशल चित्रकार से नहीं की जा सकती। अंकल चैंग के पीछे पीछे वे जल्द ही लाउंज में पहुंच गए। कमरे पर एक नज़र डालते ही उसने देखा कि मास्टर मनीष कश्यप और एक वृद्ध आमने सामने बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। बेमिसाल अहंकारी अभिमन्यु रावल कोने में छिपकर अपने आसपास का नज़ारा उत्सुकता से देख रहे थे। महेंद्र को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए और वे उनका स्वागत करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। मास्टर रोहित, आप आ गए? रोहित सिंह ने सिर हिलाया और अपना ध्यान प्रसिद्ध मास्टर विश्वजीत की ओर लगाया। वो लगभग 70 वर्ष के लग रहे थे और उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफ़ेद थी। हालांकि अब वे जवान नहीं रहे, लेकिन उनकी आंखें अत्यंत ऊर्जावान हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों से ऊर्जा निकल रही हो। इतनी उम्र होने के बावजूद उनमें इतनी ऊर्जा होना एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को सचमुच दर्शाता है। छोटे भाई, आप आ गए? मास्टर मनीष कश्यप मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। मास्टर मनीष कश्यप, रोहित सिंह ने हाथ जोड़ लिए। अरे आओ। महेंद्र, मैं तुम्हें मास्टर विश्वजीत से मिलवाता हूँ। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और साथ ही एक कुशल चित्रकार भी। मनीष कश्यप ने खुशी से महेंद्र और दोनों का परिचय करवाया। विश्वजीत, ये भाई रोहित सिंह हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। भले ही वो जवान हैं, लेकिन चित्रकला में उनकी प्रतिभा शायद तुम्हारी और मेरी किसी भी तरह से कम नहीं है। सचमुच बहुत उदार हैं आप तो। बस यूं ही थोड़ा बहुत सीख लिया, रोहित सिंह ने जल्दी से कहा। हालांकि वो मास्टर लू की पेंटिंग में कमियां देख पा रहे थे, लेकिन असल में महेंद्र की गलती उनके पास चीट मशीन की वजह से थी। अगर वो अपनी क्षमताओं से इसे समझने की कोशिश करते तो शायद 3 साल भी लगाने के बाद उन्हें कुछ समझ ना आता। ज्ञान और कौशल का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता और केवल उन्हीं लोगों को उस्ताद माना जाता है जो वास्तव में कुशल होते हैं। चूंकि आप मनीष कश्यप की ग्रीष्म शरद पेंटिंग और ची शियोंग हाउलिंग टू द हेवंस का विश्लेषण कर बता पाए कि उनमें क्या कमी थी, तो आपकी विवेकशीलता सचमुच अद्भुत है। आजकल हमारे पास आपके जैसे युवाओं की सचमुच कमी है, मास्टर विश्वजीत ने कहा। उनकी आवाज़ शांत और स्पष्ट थी और इसने श्रोताओं को एक गर्मजाहट का एहसास दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रोहित सिंह की बात मनीष कश्यप के मुंह से सुनी हो और उनकी गहरी काली आंखों ने रोहित सिंह को जिज्ञासा से मूल्यांकित किया। मैं आपकी प्रशंसा की योग्य नहीं हूं, रोहित सिंह ने एक बार फिर हाथ जोड़ लिए। अब जाकर उन्हें दोनों चित्रों के नाम पता चले थे। अगर मनीष कश्यप और विश्वजीत उनके विचार जान लेते तो उनके मुंह से खून निकल आता। एक चित्रकार अक्सर उस पर अपने नाम, बुकमार्क या शब्द छोड़ देता था ताकि उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे। उसने उस पर नाम देखे थे, लेकिन चूंकि वो एक अनोखे फॉन्ट में लिखा था जो चित्रकारों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी कि वो बेहद बेतरतीब ढंग से लिखा गया था, जिससे रोहित सिंह उन अक्षरों को पहचान नहीं पाया। शिक्षु चित्रकार द्वारा पहचाने जा सकने वाले शब्दों को न पहचान पाना, यहाँ तक कि उससे ये भी पता न चले कि वो पेंटिंग का नाम है, उसके इन मानकों के साथ उसे मास्टर कहलाना, अगर वो इतना ढीठ होता कि ये मान लेता। बेशक उस समय जब वो इन चित्रों के संपर्क में आया था तो हेवेंस पाथ लाइब्रेरी ने उन पर संकलित पुस्तकों में उनके नाम दर्ज कर लिए थे। हालांकि चूंकि उससे तब नामों के बारे में नहीं पूछा गया था, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन कुछ लोगों ने कुछ हंसी मजाक किया। मास्टर विश्वजीत वाकई एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ घुलना मिलना आसान है। रोहित सिंह महेंद्र को दूसरे लोग भले ही कम उम्र के कारण नीची नज़र से देखते हों, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ऐसा नहीं किया बल्कि उनके प्रति एक खासी प्रशंसा भी जताई। ठीक है, जब सब लोग आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं, मास्टर मनीष कश्यप ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। हाँ, रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल ने एक साथ सिर हिलाया। इंक डलीली कैनवस सिर्फ एक ही है और मैं इसे आप दोनों में से किसी एक को ही दे सकती हूँ, इसलिए मैंने ये जांच पड़ताल की योजना की है। पहली बात, मैं ये पेंटिंग किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो पेंटिंग से पूरी तरह अनभिज्ञ हो। दूसरी बात, मैं आप दोनों को संयमित करना चाहती हूँ ताकि आपकी अधीरता और आत्मसंतुष्टि दूर हो जाए, खासकर अभिमन्यु रावल के लिए। मास्टर मनीष कश्यप ने दोनों की ओर शांति से कहा। हालांकि उन्हें ये इंक डलीली पेंटिंग बहुत पसंद थी, फिर भी वो इसे आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे। उन्होंने इस परीक्षा की शुरुआत इसलिए की थी ताकि दोनों चित्रकला के और करीब आ सकें और इसके बारे में और जान सकें।
उन्होंने अपना पूरा जीवन चित्रकला के लिए समर्पित कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी पूरी युवावस्था भी चित्रकला में लगा दी थी। ये देखकर कि उनके विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, उन्हें घबराहट होने लगी। इसी समय रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल चित्रकारी मांगने आए। इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग नियम निर्धारित करने के लिए किया ताकि वो इसके बारे में जान सकें। शायद उनके कार्यों से कल्की साम्राज्य में चित्रकला फल फूल सके। उनके शब्दों में, हर कोई मार्शल आर्ट्स में इतना डूबा हुआ है कि चित्रकला में रुचि रखने वाले युवा कम होते जा रहे हैं। अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये कला शायद बिना उत्तराधिकारी के ही रह जाएगी। इसके अलावा ऐसा करने से अभिमन्यु रावल के व्यक्तित्व पर भी असर पड़ा था। वो गुस्सैल स्वभाव के थे और अक्सर मुक्कों से ही समस्याओं का समाधान करना पसंद करते थे। चित्रकला सीखने से उन्हें अपने मन को शांत करने और अपने गुस्से पर काबू रखने में मदद मिल सकती थी। अन्यथा अपने अधीर व्यक्तित्व को देखते हुए वो अपने पिता का पद कैसे प्राप्त कर पाते और शाही परिवार की ओर से उत्तरी सीमा की रक्षा कैसे कर पाते। हालांकि आप दोनों को चित्रकला से जुड़े ज्यादा समय नहीं हुआ है। परीक्षा के लिए आपसे चित्रकारी करवाना न केवल अप्रभावी होता बल्कि इस कला का अपमान भी होता। इसलिए विश्वजीत के साथ चर्चा करने के बाद हमने एक नया परीक्षा प्रारूप तैयार किया है। रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल को चित्रकला से पहली बार जुड़े हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। अगर मास्टर मनीष कश्यप उनसे चित्रकारी करवा भी दें तो वो किस तरह की चित्रकारी कर पाएंगे? ऐसा करना शर्मनाक होगा। इसलिए मास्टर मनीष कश्यप ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक और तरीका चुना। इस बात पर बोलते हुए वो हंसकर कहने लगे, फॉर्मेट ये होगा कि मैं, विश्वजीत और भाई रोहित सिंह पहले पेंटिंग करेंगे और फिर आप दोनों पेंटिंग्स का मूल्यांकन और रेटिंग करेंगे। जिसकी समीक्षा सबसे सटीक और सटीक होगी उसे इंक डलीली कैनवस दिया जाएगा। पेंटिंग के लिए हाँ, चाय की चुस्कियां लेते हुए रोहित सिंह बस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन मास्टर मनीष कश्यप की बात सुनकर वो लड़खड़ा गए और लगभग मुंह में भरी चाय उस बड़े भाई के चेहरे पर ही थूक दी होती। आप मजाक कर रहे होंगे, मैं बस आपके साथ जुड़ने आया हूं, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पेंटिंग करूं? आप उनकी परीक्षा ले रहे हैं या मेरी? मैं तो ब्रश पकड़ना भी नहीं जानता, मैं कैसी पेंटिंग बना सकता हूं? मुझे लगता है कि पेंटिंग न करना ही बेहतर है, रोहित सिंह ने बेचैनी से कहा। इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कीजिए, आइए साहित्य के माध्यम से बातचीत करते हैं। कई साहित्य सम्मेलन ऐसे होते हैं जिनमें कविताएं या पेंटिंग करनी होती है। आप और भाई विश्वजीत का एक साथ यहाँ होना दुर्लभ है, तो आइए अपनी पेंटिंग्स के जरिए बातचीत करते हैं। साथ ही हम इन छोटे बच्चों को पेंटिंग का असली आकर्षण समझा सकते हैं। हो सकता है उन्हें इस कला से प्यार हो जाए और वो आगे चलकर इसमें माहिर बन जाएं। मास्टर मनीष कश्यप ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठहाका लगाया और हंस पड़े। रोहित सिंह की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो? मतलब मैं पेंटिंग नहीं कर सकता और मैं पेंटिंग करना भी नहीं चाहता, फिर भी तुम पेंटिंग के जरिए आपस में बातचीत करने की बात करते रहते हो। हम पेंटिंग के जरिए आपस में बातचीत करते हैं ना? खांसी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों से चित्रकारी करवाना ही काफ़ी है, मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। रोहित सिंह अपनी बात और भी साफ कह पाए। मैंने ब्रश, कागज और स्याही की पट्टी पहले ही तैयार कर ली है। भाई रोहित सिंह, इतना संयम बरतने की जरूरत नहीं है, इसे अपना घर समझो और जो चाहे बनाओ, साथ ही उन्हें यह भी समझाओ कि असली पेंटिंग होती क्या है। मास्टर मनीष कश्यप ने जवाब दिया। संयम बरतना? असली पेंटिंग क्या होती है ये समझना? मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं। ठीक है, अचंग, जाओ और पेंटिंग के औजार तैयार करो। छोटी रजनी और अभिमन्यु रावल, ध्यान से देखो कि हम कैसे पेंटिंग करते हैं और उससे सीखते हैं। मास्टर मनीष कश्यप ने सोचा कि रोहित सिंह शर्मिंदा हैं और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनकी चिंताएं दूर कर दीं। हाँ, बटलर अंकल चंग ने हाथ हिलाए और कुछ नौकरानियां पेंटिंग के 3 सेट लेकर आईं और उनके सामने मेज पर रख दिए। रोहित सिंह की भौहें जोर से सिकुड़ गईं। वो पेंसिल से भी चित्र नहीं बना पा रहा था, अब उसे ब्रश से बनाना पड़ रहा है। अगर उसे पता होता कि परीक्षा ऐसी होगी तो वो कभी नहीं आता। चूंकि हम यहाँ अपनी पेंटिंग्स के जरिए एक दूसरे से परिचित होने आए हैं, तो चलो खुद को किसी एक विषय तक सीमित नहीं रखते। तैयारियां पूरी होने के बाद मास्टर मनीष कश्यप ने मुस्कुराते हुए मास्टर विश्वजीत की ओर देखा। भाई विश्वजीत, आप मेहमान हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले जाएं। ठीक है, तब मैं अपनी कमजोर कला का प्रदर्शन करूंगा। मास्टर विश्वजीत ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मेज की ओर बढ़े। ब्रश उठाकर उन्होंने पेंटिंग शुरू करने से पहले एक पल सोचा। उनका ब्रश अद्भुत शक्ति और भव्यता के साथ कागज पर घूम रहा था। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग शुरू की, उनका दयालु चेहरा और स्वभाव बदल गए।
उनमें एक अनूठी कुशल चित्रकार की आभा थी जो दर्शकों का सम्मान बटोर रही थी। पेंटिंग के 4 मुख्य स्तर होते हैं। ये हैं वास्तविकता चित्रण, आध्यात्मिक कैनवस, अंतर्निर्मित इरादे और अद्भुत सत्यता। वास्तविकता चित्रण का अर्थ है वास्तविकता में देखे गए दृश्य को पूरी तरह अंकित करना। भले ही ऐसा चित्र अत्यंत सजीव हो, लेकिन ये पेंटिंग का सबसे निचला स्तर होता है। जैसे ही मास्टर विश्वजीत ने पेंटिंग शुरू की, मास्टर मनीष कश्यप ने दर्शकों को पेंटिंग के विभिन्न स्तरों के बारे में बताया। आध्यात्मिक कैनवस उस स्तर को संदर्भित करता है जहां कोई व्यक्ति जो दृश्य और वस्तुएं बनाता है वे आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार से जीवंत हो जाती हैं। पूरी पेंटिंग ऐसी दिखाई पड़ेगी जैसे वो एक जीवंत दृश्य हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई मछली बनाता है तो दर्शकों को ऐसा लगेगा जैसे मछली जीवित है और वो किसी भी क्षण कैनवस से बाहर निकल आएगी। तीसरा स्तर, अंतर्निर्मित इरादे, उस स्तर को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति अपने इरादों को पेंटिंग में समाहित कर पाता है। पेंटिंग शुरू करने से पहले व्यक्ति को एक निश्चित मानसिक स्थिति प्राप्त करनी होती है ताकि वो एक ऐसी पेंटिंग बना सके जो दूसरों को प्रभावित और आकर्षित कर सके। मेरी ग्रीष्म शरद पेंटिंग और ची शियोंग आकाश की ओर गरजना इसी स्तर तक पहुंचती हैं। इसलिए व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे पेंटिंग्स उसके सामने खुल रही हैं, मानो वो उसकी दुनिया में खींच लिया गया हो। भाई विश्वजीत और मैं संयोग से इस स्तर तक पहुंच गए हैं। अगर हम काफ़ी भाग्यशाली रहे तो थोड़ी संभावना है कि हम महेंद्र के लिए 4थे स्तर की पेंटिंग बना पाएं। अद्भुत सत्यता एक ऐसी पेंटिंग को कहते हैं जिसके पात्रों का अपना एक स्वभाव होता है। इस हद तक कि जानवर और जंगली जानवर भी पेंटिंग और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाते। छोटी रजनी जिस इंक डेलिली कैनवस की चाहत रखती है और भाई विश्वजीत की रिवर कैनरी पेंटिंग उस स्तर की। ओह, रोहित सिंह ने सिर हिलाया। उसने सोचा था कि जिसका चित्र सबसे ज्यादा जीवंत होगा वही बेहतर चित्रकार होगा। स्पष्टीकरण सुनने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि जीवंत चित्र बनाना सबसे निम्न स्तर है। किसी चित्र में चित्रकार की भावना और अनूठी कलात्मक अवधारणा का समावेश होने पर ही उसे एक सच्ची कृति माना जा सकता है। चर्चा के बीच मास्टर विश्वजीत की पेंटिंग धीरे धीरे आकार लेने लगी। ये एक पहाड़ी जंगली गौरैया की पेंटिंग है। शांत जंगल में 2 गौरैया नाच रही हैं। हालांकि वे स्थिर हैं, फिर भी हवा में पक्षियों की चहचहाहट लगभग सुनाई दे रही है, मानो कोई पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर गया हो और फूलों की खुशबू और पक्षियों के मधुर कलरव से घिरा हो। मास्टर लू, क्या ये एक इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस पेंटिंग है? रजनी त्यागी खुद को पूछने से नहीं रोक पाईं। महेंद्र को इतनी गहरी अनुभूति देने के लिए ये दर्शाता है कि पेंटिंग में एक गहन कलात्मक अवधारणा निहित है। एक ही नज़र में कोई भी उसमें खो जाने से खुद को नहीं रोक सकता। मास्टर मनीष कश्यप ने सिर हिलाया। ये पेंटिंग वाकई इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के स्तर तक पहुंच गई है, हालांकि ये उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन आपका काम है। जो भी सबसे सटीक उत्तर दे पाएगा वही विजेता होगा। हाँ, रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल ने तुरंत अपनी नज़रें पेंटिंग पर गड़ा दी। कुछ ही देर में मास्टर विश्वजीत ने अपना ब्रश नीचे रख दिया। उन्होंने पहाड़ी जंगल गौरैया पेंटिंग पूरी कर ली थी। लगता है बहुत देर आराम करने से मेरे हुनर में जंग लग गया है। ये रही मेरी साधारण सी पेंटिंग। मास्टर विश्वजीत मुस्कुराए। लूचेन, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। मास्टर मनीष कश्यप मेज पर आए, ब्रश उठाया और उनके हाथ इधर उधर उड़ने लगे। हालांकि वे दोनों तीसरे दर्जे के उस्ताद चित्रकार हैं, मनीष कश्यप की सहज गति से साफ जाहिर है कि वे ज्यादा निपुण हैं। उनकी पेंटिंग में एक अकेली नाव नदी की सतह पर तैरती हुई दिखाई दे रही थी। कोई अचंभित करने वाली लहरें या भयानक तूफान नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रहा हो, मानो पूरी दुनिया नाव के रास्ते में रुकावट डाल रही हो। हालांकि नाव पर बैठे व्यक्ति का चित्र सिर्फ 2 स्ट्रोक से खींचा गया था, लेकिन आगे आने वाले खतरों के बावजूद आगे बढ़ने के उनके साहस ने दर्शक महेंद्र के जोश का परिचय दिया। लगता है भाई लू की तकनीक मेरी तकनीक से बेहतर है। पेंटिंग पूरी होने से पहले ही मास्टर विश्वजीत टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाए। वे पेंटिंग में कुशल हैं और इस क्षेत्र में भी वे प्रसिद्ध हैं, लेकिन लूचेन से तुलना करें तो अभी भी वे बहुत पीछे हैं। हालांकि उनकी पहाड़ी जंगल गौरैया पेंटिंग के पीछे की कलात्मक अवधारणा बुरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों पेंटिंग्स का गहन अवलोकन किया जाए तो मनीष कश्यप की कलात्मक अवधारणा उनसे एक स्तर ऊपर होगी। उन्होंने तो बस जंगल के सन्नाटे और पक्षियों की चहल पहल का तुलनात्मक चित्रण किया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को उजागर किया था। यह स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष उनसे कहीं अधिक कुशल है। कैसा है? क्या आप इससे कुछ बता सकते हैं? मास्टर विश्वजीत ने अभिमन्यु रावल और रजनी त्यागी की ओर ध्यान आकर्षित किया और मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न किया।
मैं बता सकता हूं कि मास्टर लू ने अपनी बहती नदी पेंटिंग में 3 प्रकार की चित्रकारी तकनीकों और 12 प्रकार के चित्रकारी स्ट्रोक्स का उपयोग किया था। इसके अलावा उनकी पेंटिंग में 80 साल पहले के प्रसिद्ध चित्रकार चेन जियाओ की छाया भी प्रतीत होती है। रजनी त्यागी ने उत्तर देने से पहले एक क्षण सोचा। चेन जियाओ उस समय कल्की राज्य की एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार थीं। उनके स्ट्रोक्स बहुत ही नाजुक थे और वे पहाड़ों और नदियों के चित्र बनाने में माहिर थीं। इस लिहाज से कहा जाता है कि वे नदी चित्रों के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थीं और उन्हें पिछले 300 साल में कल्की राज्य की सर्वश्रेष्ठ चित्रकार का सम्मान प्राप्त था। मैंने भी देखा, अभिमन्यु रावल ने जल्दी से कहा। लगता है तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। मास्टर युवान युवान हंसे। 3 प्रकार की चित्रकारी तकनीकें, 12 प्रकार के स्ट्रोक्स। रोहित सिंह अवाक रह गए। उनके नजरिए से उन्होंने बस मास्टर मनीष कश्यप को ब्रश उठाते और बेतरतीब रूप से चित्र बनाते देखा। उन्हें इसमें कुछ भी अनोखा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने स्वर्णिम पुस्तक के सुनहरे पन्नों के माध्यम से उन सभी पुस्तकों का सारा ज्ञान अपने दिमाग में भर लिया था, लेकिन वे सभी मुख्य रूप से साधना तकनीकों, युद्ध तकनीकों और गोली बनाने से संबंधित थे। शिक्षक संग्रह मंडप में चित्रकारी से संबंधित पुस्तकें शायद ही थीं और इस तरह वे इस विषय पर लगभग पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। हाँ, भाई विश्वजीत, आप तो बहुत ही विनम्र हैं। कुछ ही देर में मास्टर मनीष कश्यप ने भी बहती नदी पेंटिंग पूरी कर ली। हंसते हुए वे पास आए और बोले, मैं पिछले कुछ दिनों से बेनमा नदी की सैर कर रहा था और कई दिनों की भावनाओं को इकट्ठा करके इस पेंटिंग पर उंडेल रहा था। इसीलिए मैं इस पेंटिंग में आपसे एक कदम आगे निकल पाया। भाई विश्वजीत आमतौर पर दूसरों का इलाज करने में व्यस्त रहते हैं और मेरे जितना स्वतंत्र नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह होते और खुद को चित्रकारी में डुबो देते तो मुझे डर है कि मैं आपके बराबर नहीं होता। चित्रकारी प्रतिभा पर निर्भर करती है। क्योंकि मुझे खुद में प्रतिभा की कमी महसूस होती है, इसलिए मैंने एक चिकित्सक का रास्ता चुना। मास्टर विश्वजीत ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों बुजुर्गों को यहाँ एक दूसरे की इस तरह तारीफ नहीं करनी चाहिए। प्रतिभा की बात करें तो भाई रोहित सिंह वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। कम उम्र के बावजूद चित्रकारी के प्रति उनकी नज़र और समझ अनूठी है। मेरा मानना है कि उनकी चित्रकारी की क्षमता किसी भी तरह हमसे कम नहीं है। मास्टर मनीष कश्यप ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और रोहित सिंह को आगे आने का इशारा किया। हम चित्रकारी कर चुके हैं। भाई रोहित सिंह, अब आपकी बारी है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, सबकी नज़रें रोहित सिंह पर टिक गई। मास्टर विश्वजीत ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। वे देखना चाहते थे कि रोहित सिंह किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। उन्होंने मनीष कश्यप के बारे में, रोहित सिंह के बारे में पहले भी बात सुनी थी। हालांकि उन्हें उनकी बातों पर कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें यह थोड़ा अविश्वसनीय लगा कि रोहित सिंह इतनी कम उम्र में इतनी अविश्वसनीय विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। चित्रकारी मार्शल आर्ट से अलग है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ प्रतिभा होने से कोई सफल हो सकता है। जीवन को समझने और अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए ढेर सारे अनुभव और भावनाओं को इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। उनके लिए भी अनगिनत मरीजों का इलाज करते हुए ही उन्हें चित्रकारी में अपनी महारत हासिल करने और आज जिस मुकाम पर वे हैं वहां पहुंचने के लिए ज़रूरी प्रेरणा मिली थी। हालांकि रोहित सिंह अभी 20 साल के भी नहीं हैं। भले ही उनमें चित्रकारी के प्रति प्राकृतिक अनुकूलता हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एक ठोस आधार ही हो सकता है जो उन्हें वास्तविकता चित्रण के स्तर तक पहुंचने में मदद कर सके। अगर वे एक आध्यात्मिक कैनवस और अंतर्निहित इरादों के स्तर की पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो उन्हें शायद और ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत है। बेशक वे इन विचारों को मुखर रूप से व्यक्त नहीं करेंगे, आखिरकार ये अशिष्टता होगी। उस समय जब गुरु मनीष कश्यप ने उन्हें पेंटिंग करने के लिए आमंत्रित किया तो वे उनकी तरफ देखने से खुद को नहीं रोक पाए कि उस व्यक्ति के पास क्या मानदंड है। अभिमन्यु रावल और रजनी त्यागी भी उत्सुक दिखे। रोहित सिंह ने पिछली बार जब यहाँ आए थे तो बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। मास्टर मनीष कश्यप की कमियों और रहस्यों को उजागर किया था और यहाँ तक कि उन्हें कुछ सुझाव भी दिए थे। वे उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। अभी वे सचमुच ये जानना चाहते हैं कि ये रोहित शिक्षक, जो उनसे ज़्यादा उम्र में नहीं हैं, किस स्तर पर पहुँच गए हैं। मैं? उनकी उत्सुक निगाहों को देखकर रोहित सिंह का सिर फूल गया। उसने सोचा कि सामने वाला बस यूं ही बात उठा रहा है, ये सोचकर कि उसे सचमुच चित्र बनाने की ज़रूरत है। जब उसे कुछ भी नहीं आता तो वो चित्र कैसे बना सकता है। वो एक छोटी सी चिड़िया का चित्र नहीं बना सकता, उस पर एक प्रभामंडल नहीं लगा सकता और उसे दिव्य फिनिक्स नहीं कह सकता। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता तो शायद उसे घर से जिंदा बाहर निकलने का सपना भी नहीं देखना पड़ता। उसे जरूर पीट पीट कर मार डाला जाता। क्या मैं पहले कुछ किताबें देख सकता हूं? सिर खुजलाते हुए रोहित सिंह ने अपनी शर्मिंदगी दबाई और पूछा, कुछ किताबें देखूं? मनीष कश्यप और विश्वजीत ने एक दूसरे को देखा। वे हैरान थे। हमने आपको यहाँ चित्रकारी करने के लिए आमंत्रित किया है। आप बेझिझक अपनी चित्रकारी का हुनर दिखाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं।
कुछ किताबें देखूं, इसका चित्रकारी से क्या लेना देना। अभिमन्यु रावल और रजनी त्यागी भी रोहित सिंह से चकित होने के लिए तैयार थे, वे भी दंग रह गए। जब आप चित्र बनाने वाले हों तब किताबें पलटने की इच्छा होना क्या इसके लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? और भी जरूरी बात, भाई, आपके ऊंचे आदर्शों को देखते हुए क्या आपको यकीन है कि किताबें पढ़ने से आपकी पेंटिंग में कोई मदद मिलेगी? जी हाँ। हालांकि उसे एहसास हो रहा था कि सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, रोहित सिंह अपनी असहजता को दबा ही पा रहा था। उसके पास वाकई कोई और रास्ता नहीं था। पेंटिंग? वो ये भी चाहता था कि काश वो एक विशेषज्ञ होता जो महेंद्र के लिए आसानी से तीसरे या चौथे स्तर की पेंटिंग बना पाता और सबको प्रभावित कर पाता। लेकिन सच तो ये है कि उसे तो पेंट ब्रश पकड़ना या इस्तेमाल करना भी नहीं आता। वो ऐसे कैसे पेंटिंग कर सकता है? हेवेंस पाथ का पुस्तकालय उसे सभी कमियों को समझने और किताबों में मौजूद ज्ञान को अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। हालांकि ये इसमें उसे एक पल में एक सच्चा चित्रकार बनने की क्षमता नहीं रखता है, जब तक कि उसने एक हेवेंस पाथ की गुप्त पुस्तिका बनाने के लिए पर्याप्त पेंटिंग की किताबें न पढ़ ली हों। पुस्तकालय किसी भी मैनुअल के सही अंश निकालने में सक्षम है, जिससे रोहित सिंह किसी भी कला में तेजी से और आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। अगर ये सचमुच कामयाब हो गया तो शायद वो पल भर में ही चित्रकला के सच्चे विशेषज्ञ बन जाएंगे। आप किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप चित्रकला में किसी बाधा पर पहुंच गए हों? काफी देर बाद मास्टर मनीष कश्यप ने पूछा। साधना की तरह चित्रकला में भी बाधा आ सकती है। कुछ लोग कुछ ही वर्षों के प्रशिक्षण से तीसरे स्तर तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर पहले स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते। वो नहीं समझ पा रहे थे कि रोहित सिंह किताबें देखने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अचानक लगा कि शायद वो किसी बाधा पर पहुंच गए हैं और अपने वर्तमान स्तर को पार करने का प्रयास करना चाहते हैं, वरना चित्रकला से पहले उन्हें किताबें देखने की क्या जरूरत है। पढ़ना और चित्रकारी दो असंबंधित विषय हैं। इतना ही नहीं, बात तो ये है कि मुझे अभी उस मनस्थिति तक पहुंचना बाकी है जहां मैं अपनी मर्जी से चित्र बना सकूं। चित्र बनाने से पहले मुझे अपने मन को शांत करने के लिए ढेर सारी किताबें पढ़नी होंगी, तभी मैं अच्छी क्वालिटी की पेंटिंग बना पाऊंगा। अपना दिमाग खपाने के बाद रोहित सिंह आखिरकार एक बहाना ढूंढ ही निकाला। आखिरकार वो उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि उसे ब्रश पकड़ना नहीं आता और उसे कुछ किताबें पढ़नी होंगी सीखने के लिए। अगर वो सचमुच ये बात कह दे तो सामने वाला उसे पागल समझ सकता है। पेंटिंग सीखना मार्शल आर्ट से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। दशकों की मेहनत, अनगिनत बेकार कागजों और घिसे पिटे ब्रशों के बिना मनीष कश्यप और विश्वजीत की महारत के स्तर तक पहुंचना नामुमकिन है। बस कुछ किताबें पढ़कर पेंटिंग सीखने की चाह, क्या ये सपना नहीं है? अगर आप झूठ भी बोलना चाहते हैं तो कम से कम कुछ ज्यादा विश्वसनीय बनाने की जहमत तो उठानी ही चाहिए। एक अच्छी पेंटिंग व्यक्ति की मनस्थिति, किस्मत और अवसर से जुड़ी होती है। आपकी उम्र को देखते हुए ये समझ में आता है कि अपनी मनस्थिति को बदले बिना महेंद्र के लिए एक अच्छी पेंटिंग बनाना आपके लिए मुश्किल है। मास्टर विश्वजीत ने सहमति में सिर हिलाया। मास्टर मनीष कश्यप ने भी रोहित सिंह की बात को नकारा नहीं। पेंटिंग एक कला है, कोई शारीरिक तकनीक नहीं। अगर किसी की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं भी है तो भी उसकी ताकत पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि अगर कोई उचित मनस्थिति में नहीं आ पाता तो चाहे उसने कितने भी अच्छी पेंटिंग क्यों ना बनाई हो, वो सिर्फ एक आकार वाली पेंटिंग होगी, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होगी। उसे कभी भी उत्कृष्ट कृति नहीं माना जा सकता। ये मेरी आदत है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों उस्ताद उसकी बातों का खंडन नहीं करेंगे। उसकी व्याख्या के बीच में ही वो अचानक आश्चर्य से रुक गया, लेकिन जल्द ही उसे एक आभास हुआ। कला एक ही है, चाहे कोई किसी भी दुनिया से आया हो। उस समय जब वांगशी ने ऑर्किड पवेलियन की प्रस्तावना लिखी थी तब वो नशे में थे और उन्होंने इसे यूं ही लिख दिया था। लेकिन जब वो उठे और उसे फिर से लिखने की कोशिश की तो पाया कि वो अपने पिछले काम को पार नहीं कर पा रहे थे। यही किसी की स्थिति का महत्व है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप मास्टर विश्वजीत को ब्रश और कागज देकर उनकी उत्कृष्ट कृति रिवर कनरी पेंटिंग को फिर से बनाने को कहें तो वो निश्चित रूप से उसे दोहरा नहीं पाएंगे। हर किसी की अपनी एक उत्कृष्ट कृति होती है और अक्सर उनके काम में कई कारक शामिल होते हैं। अपनी मनस्थिति को ठीक करने के लिए किताबों को देखने का अनुरोध करना उसके लिए बिल्कुल वाजिब था। लूचेन, क्या तुम्हारे अध्ययन कक्ष में चित्रकला की गुप्त पुस्तिकाएं और संग्रह नहीं हैं? तुम क्यों ना हमारे छोटे दोस्त को अंदर बुलाकर उसे देख लो। जब तक वो अपनी चित्रकारी कला दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, हम यहीं इंतजार कर सकते हैं। मास्टर विश्वजीत ने कहा। मेरा अध्ययन कक्ष? मनीष कश्यप का मुंह फड़क उठा। पिछली बार जब उस व्यक्ति ने अपनी साधना में कोई सफलता हासिल की थी तो उसने अपना अध्ययन कक्ष तहस नहस कर दिया था। अब तक वो इस घटना से सदमे में है।
हालांकि वो ये भी जानने को उत्सुक था कि दूसरा पक्ष चित्रकला के किस स्तर तक पहुंचा था, इसलिए उसने सिर हिलाया। चेंग, भाई रोहित सिंह को बुला लाओ। धन्यवाद गुरु। ये देखकर कि वो किसी तरह अपना रास्ता बना पाया है, रोहित सिंह ने राहत की सांस ली और बटलर अंकल चेंग के पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो वो फाइटर 6 डैन पिक्शू क्षेत्र के गुप्त मैनुअल ढूंढ रहा था। उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि वो चित्रकला के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ वापस आएगा। जब रोहित सिंह अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए तो लाउंज का माहौल अजीबोगरीब हो गया। अपनी मनस्थिति को समायोजित करना। मास्टर ललित, मैंने ऐसी मिसाल के बारे में पहले कभी नहीं सुना। रजनी त्यागी खुद को नहीं पूछ पाई। एक सहायक मास्टर शिक्षक के रूप में उन्होंने कई अलग अलग चीजें देखी और अनुभव की थीं। सच कहूं तो उन्होंने ऐसा अजीब कृत्य पहले कभी नहीं देखा था। अपनी मनस्थिति को समायोजित करने की जरूरत हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसलिए निश्चित से कहना मुश्किल है। मास्टर मनीष कश्यप ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इसलिए कुछ देर सोचने के बाद मास्टर विश्वजीत उनकी जगह बोले। दरअसल ये एक आदत सी है। पहले एक विशेषज्ञ थे जो प्रसिद्ध होने से पहले लकड़ी बेचा करते थे। मुझे पता है, क्या मास्टर आचार्य ललित चैतन्य की बात कर रहे हैं? अभिमन्यु रावल ने पूछा। आचार्य ललित चैतन्य का मूल नाम लूचवान था, लेकिन प्रसिद्ध होने से पहले वो जीविका के लिए लकड़ी बेचा करते थे, इसलिए लोग उन्हें ललित चैतन्य कहने लगे। जब वे तोंगसुआन के शिखर पर पहुंचे तो कल्कि साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा था जो उनके समकक्ष हो, और इसीलिए उस समय तक उनका नाम दूर दूर तक गूंजता रहा। एक साधारण व्यक्ति जो लकड़ी बेचता था से वे एक ऐसे विशेषज्ञ बन गए जिनके नाम से पूरा राज्य हिल गया। आचार्य ललित चैतन्य अक्सर युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अपने कार्यों के बारे में बताते थे, इसीलिए बहुत कम लोग उनकी पृष्ठभूमि से परिचित थे। वास्तव में ये आचार्य ललित चैतन्य थे। आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की और कैसे वे प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि युद्ध से पहले अपने मनस्थिति को नियंत्रित करने के लिए वे लकड़ी काटते थे। वे अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते थे और पूरा दिन लकड़ी काटते रहते थे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में आ सकें। अब जब भाई युवान ने ऐसा कहा है तो मुझे एक सदी पहले के एक और विशेषज्ञ अलग थलग तलवारबाज वू जियांगपिंग की याद आ रही है। उन्हें एक ही तलवार से समुद्र को शांत करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। मैंने सुना है कि नाम कमाने से पहले वो एक बांस बुनकर थे। हर युद्ध से पहले वो बांस बुनकर अपनी मनस्थिति को नियंत्रित करते थे। इस तरह अंततः तोंगसुआन का स्तर हासिल कर लेते थे और सबके लिए सम्माननीय व्यक्ति बन जाते थे। गुरु मनीष कश्यप ने कहा। सच में ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ के मित्र अपनी मनस्थिति को नियंत्रित करने के लिए किताबों का सहारा लेते हैं। ये कोई अजीबोगरीब दृश्य नहीं है। बस विश्वजीत के शब्द अचानक यहीं रुक गए। भाई विश्वजीत, बेझिझक अपने मन की बात कहो। मनीष कश्यप हंस पड़े। उस समय जब आप पेंटिंग कर रहे थे, मैंने उन पर एक नज़र डाली और जानबूझकर रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल से पूछा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि जो कुछ हो रहा था उससे वे भ्रमित लग रहे थे, मानो उन्हें पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता ना हो, और दरअसल मुझे शक है कि वे आपकी पेंटिंग में कुछ भी देख पाए हों। पहले जो कुछ उन्होंने देखा था उसे याद करते हुए विश्वजीत ने अपना सिर हिलाया। भाईलू, आप में कहा था कि वो आपकी ग्रीष्म शरद पेंटिंग और ची शियोंग हाउलिंग टू द हेवेंस के पीछे की खामियों और रहस्यों को समझ पा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा भाव नहीं दिखाना चाहिए था। एक चिकित्सक होने के नाते मास्टर विश्वजीत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने में माहिर हैं। उस समय रोहित सिंह मास्टर मनीष कश्यप की पेंटिंग देखकर साफ तौर पर चौंक गए थे, और उन्होंने इसे साफ देखा था। पेंटिंग के बारे में अनभिज्ञ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। मास्टर मनीष कश्यप मास्टर विश्वजीत जितने तेज और चतुर नहीं हैं, इसीलिए उन्हें उनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। रोहित सिंह उनके आंगन में कदम रखते ही उनके नक्शे को समझ गए थे, और उसके बाद उन्होंने ग्रीष्म शरद पेंटिंग पर लगे कागज की ऊपरी परत को फाड़कर उसमें छिपी सामग्री को उजागर किया। साथ ही ची शियोंग हाउलिंग टू द हेवंस में गलतियां भी बताईं। इतनी पैनी नज़रों के साथ उन्हें पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता हो सकता है। ये सिर्फ मेरा अंतर्ज्ञान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। मास्टर विश्वजीत ने अपना सिर हिलाया। रोहित सिंह के प्रति उनकी जिज्ञासा सचमुच बढ़ गई थी। उन्हें देखने से पहले ही मास्टर मनीष कश्यप ने उनका वर्णन इस तरह से किया था कि अगर रोहित सिंह कोई स्वर्गीय प्राणी निकले जो धरती पर उतरा हो तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। इससे विश्वजीत की दिलचस्पी बढ़ गई थी, लेकिन उस व्यक्ति से मिलने के बाद सच कहूं तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई।
कुशल चित्रकारों का स्वभाव अनोखा होता है, लेकिन उस व्यक्ति में उसे उसकी कोई झलक तक नहीं मिली। इसके अलावा जब चित्रकला की बात आती थी तो वो व्यक्ति झिझकने लगा। उसे ये शक होने लगा कि क्या वो व्यक्ति सचमुच कुशल चित्रकार है। अगर अपने पुराने दोस्त की गरिमा की खातिर ना होता तो वो दूसरे व्यक्ति की पहचान को चुनौती देना शुरू कर देता। अगर दूसरे व्यक्ति में सचमुच चित्रकला की क्षमता जो किसी भी तरह से उन दोनों से कमतर नहीं थी तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ भी नहीं आता, उसने सब दिखावा किया है? मास्टर विश्वजीत के मन में अचानक एक विचार आया और वो भौंचक के रह गए। अगर ये सच है तो बाकी सब समझ में आता है। चित्रकला के बारे में कुछ ना जानने की वजह से ही उसने इस विषय को टालने की कोशिश की और कहा कि उसे अपनी मनःस्थिति बदलने के लिए किताबें पढ़नी होंगी। चित्रकला के बारे में कुछ ना जानने की वजह से ही मनीष कश्यप को चित्रकारी करते देखकर उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी और वो रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल से भी तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन ये तो बात समझ में आती है क्योंकि दूसरा पक्ष अभी 20 साल का भी नहीं है। अगर वो चित्रकला के विशाल ज्ञान का भी दावा करता है तो चित्रकला में उसकी महारत कितनी ऊंची होगी। हो सकता है उसने अपने पुराने दोस्त की पेंटिंग के बारे में पहले ही जांच पड़ताल कर ली हो और फिर ज्ञान का दिखावा करते हुए उसकी ओर इशारा किया हो, जबकि असल में वो एक धोखेबाज है। अगर यह सच है तो उसे अपने पुराने दोस्त को चेतावनी देनी चाहिए ताकि वो दूसरे पक्ष के धोखे में ना आए। भाई विश्वजीत, क्या तुम्हें दोपहर में किसी से मिलने नहीं जाना? क्या तुम्हारे लिए इस तरह इंतजार करना असुविधाजनक होगा? जब वो ये सोच ही रहा था कि इस विषय को कैसे उठाया जाए, तभी मास्टर मनीष कश्यप की आवाज़ हवा में गूंजी। ओह, मैंने सुना है कि यांग शुआन नाम के गुरु शिक्षक राजधानी में आए हैं। उन्होंने ध्रुव आर्यन की पत्नी की बीमारी और देव मिश्रा की समस्या का असाधारण तरीकों से समाधान किया है। इसलिए मैं उनसे सीखने के लिए उनसे मिलना चाहूँगा। मास्टर विश्वजीत ने सिर हिलाया। ध्रुव आर्यन की पत्नी और देव मिश्रा उनके मरीज थे। वे दोनों की समस्याओं के समाधान के उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी यांग शुआन नाम के उस गुरु शिक्षक ने इतनी जल्दी सब कुछ हल कर दिया। एक कुशल चिकित्सक होने के नाते ये स्वाभाविक है कि वो दूसरे पक्ष से इस उम्मीद में उनसे मिलना चाहेंगे कि वह उन्हें कुछ सुझाव दे सकें जिससे वो चिकित्सा के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। गुरु शिक्षक? मास्टर मनीष कश्यप ने अविश्वास से कहा। वो हमेशा अपनी निवास में एकांत में रहते थे। इस तरह वो यांग शुआन द्वारा राजधानी में मचाए गए तूफान से पूरी तरह बेखबर थे। सच में, क्यों ना हम आज दोपहर मिलकर उससे मिलें? मुझे पता है कि तुम चित्रकला के चौथे स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए हो। शायद किसी कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में तुम ऐसा कर पाओ। मास्टर विश्वजीत ने मुस्कुराया। ठीक है, वादा है। उनकी जांच पूरी होने के बाद चलते हैं। मास्टर मनीष कश्यप उत्साह से सिर हिलाते हुए बोले। जब रोहित सिंह, रजनी त्यागी और अभिमन्यु रावल के लिए महेंद्र को परीक्षा देने के लिए मास्टर मनीष कश्यप के घर गए थे, तभी पीठ पर भाला लिए एक युवक कक्षा में पहुंच गया। ये शक्ति भाटी का बचपन का साथी और उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबिन महेंद्र बे था। शुरुआत में दोनों सौरभ शर्मा को अपना शिक्षक मानना चाहते थे, लेकिन केवल रॉबिन महेंद्र बे ही सफल हुए। शक्ति भाटी रोहित सिंह का शिष्य बन गया। मैंने हाल ही में एक नई भाला कला सीखी है और मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने आया हूं। भाले के एक झटके से रॉबिन महेंद्र बे अपने भाले के साथ एक हो गए और उन्होंने एक अत्यंत तीक्ष्ण आभा छोड़ी जिससे दूसरों के माथे पर बेचैनी छा गई। ठीक है, शक्ति भाटी गर्व से अपना भाला तैयार करके खड़ा था। चुनौती से बिल्कुल भी पीछे हटने का इरादा नहीं था। ये सुनते ही कि वे महेंद्र सिंह होंगे, बाकी छात्र तुरंत कक्षा के कोने में खड़े हो गए। दोनों के बीच से निकल रही आभा को महसूस करते हुए जोया मलिक का चेहरा गंभीर हो गया। शक्ति भाटी का युद्ध कौशल पहले उससे कहीं कम था, लेकिन रोहित शिक्षक से भाला कला सीखने के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। अगर वो अब उससे लड़ती तो वो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाती। तुम्हारे ख्याल से दोनों में से कौन जीतेगा? सुमेर राठौर ने पूछा। वे दोनों साथ साथ पले बड़े हैं और रॉबिन महेंद्र बे की भाला चलाने की प्रतिभा और समझ की तुलना शक्ति भाटी से नहीं की जा सकती। मैंने सुना है कि जब भी उनके बीच मुकाबला हुआ है, शक्ति भाटी हमेशा हारे हैं। मुझे डर है कि इस बार भी उनसे आगे निकलना मुश्किल होगा। जोया मलिक कुछ पल के लिए झिझकी और बोली। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करने में झिझक हो रही थी, लेकिन रॉबिन महेंद्र बे वाकई एक खूंखार प्रतिद्वंदी हैं। शक्ति भाटी खुद भी समझते हैं कि वो अपने इस अच्छे दोस्त के सामने टिक नहीं पाएंगे। शायद रामप्रकाश को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने रॉबिन महेंद्र बे को सौरभ शर्मा के शिक्षक से अपने यहाँ लाकर उनसे मुकाबला करवाया। उनके तरीके वाकई बेईमानी भरे थे।
मैंने सुना है कि इस शिक्षक मूल्यांकन के लिए सौरभ शर्मा शिक्षक ने रॉबिन महेंद्र बे को अपने परिवार की विरासत की भाला कला की कुछ शिक्षा भी दी थी। हालांकि दिलेर खान की साधना कमजोर है, फिर भी वो अकादमी की खबरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पारिवारिक विरासत की भाला कला? तुम्हारा मतलब शर्मा वंश की भाला विद्या से है? जोया मलिक अचंभित रह गईं। क्या शर्मा वंश की भाला विद्या प्रसिद्ध है? उनके हैरान भाव देखकर सुमेर राठौर उलझन में पड़ गए। 4 महाकुलों के सदस्य होने के नाते और ये देखते हुए कि दूसरा शर्मा वंश भी उनके समान ही प्रसिद्ध था, रिद्धि शर्मा का इसके बारे में जानना स्वाभाविक था। आरव चंद्र, सच में वांगचौंग को कल्कि साम्राज्य में सर्वोच्च भाला विद्या के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक कपूर भी उनकी प्रशंसा से भरे हैं। उन्होंने अकेले ही अपनी भाला विद्या के बल पर शर्मा वंश का अद्भुत निर्माण किया और उनके कौशल ऐसी सर्वोच्च तकनीकें हैं जिनका अनगिनत भाला विद्यार्थियों को स्वप्न होता है, रिद्धि शर्मा ने प्रशंसापूर्वक कहा। इतना अद्भुत? सुमेर राठौर आश्चर्यचकित रह गए। वे खुद से पूछ बैठे, तो फिर इस वांगचौंग और सौरभ शर्मा गुरु के बीच क्या रिश्ता है? सौरभ शर्मा इस भाला विद्या के इकलौते पुत्र हैं। यही कारण है कि अनगिनत भाला विद्यार्थियों में उनकी शिक्षा पाने की होड़ लगी रहती है। रिद्धि शर्मा ने कहा, तो इसीलिए? दोनों महेंद्र रण दलों की ओर ध्यान देते हुए सुमेर राठौर के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। क्या इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति भाटी खतरे में है? वाकई शर्मा वंश की भाला विद्या जबरदस्त है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहरी लोग सीख सकें। ये सोचना कि सौरभ शर्मा शिक्षक वंश के नियम तोड़कर उसे उदारता से कुछ दांवपेच सिखाएंगे, लगता है वे शिक्षक मूल्यांकन को जीतने के लिए सचमुच दृढ़ हैं। जोया मलिक ने ठंडे स्वर में कहा, शर्मा वंश की भाला विद्या पारिवारिक विरासत में मिली भाला विद्या का एक संग्रह है। ये वंश के केवल पुरुष संतानों को ही विरासत में मिलती है। फिर भी दिलेर खान ने कहा कि सौरभ शर्मा शिक्षक ने रॉबिन महेंद्र बे को कुछ दांवपेच सिखाए थे। इससे ये देखा जा सकता था कि वो शिक्षक मूल्यांकन को कितना महत्व देते थे। शुरू से ही शक्ति भाटी इस रॉबिन महेंद्र बे का मुकाबला नहीं कर पाए। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि शर्मा वंश की वंशानुक्रम तकनीक सीख ली थी। उसे कैसे हरा सकता है? एक पल के लिए भीड़ चिंता से भर गई। मैदान पर वांग गुरु ने मुझे शर्मा वंश की भाला विद्या का 3रा रूप, 7वां रूप और 18वां रूप सिखाया है, इसलिए तुम सावधान रहना। रॉबिन महेंद्र बे ने अपना भाला घुमाते हुए शक्ति भाटी की ओर एक वार किया। 3रा रूप शीतल चमक का आरंभ, 7वां रूप डूबते सूर्य के अवशेष और 18वां रूप लौटता हुआ वन कैनरी। ठीक है। शक्ति भाटी का चेहरा गंभीर हो गया। शर्मा वंश की भाला विद्या बेहद प्रसिद्ध है। जिन लोगों ने भाले की मूल बातें सीखी थी वे इससे परिचित होंगे। हालांकि वे केवल रूपों को ही जानते होंगे, उसके सार और उद्देश्य को नहीं। तो मैं पहले जाऊंगा। 3रा रूप शीतल चमक का आरंभ। रॉबिन महेंद्र बे ने अपना भाला हिलाया और हवा में एक तेज सीटी के साथ उनका भाला सीधा निकल गया। शक्ति भाटी तक पहुंचने से पहले ही तने हुए भाले की उसकी ताकत को भाले की आघात तरंग से महसूस किया जा सकता था। भाले ने एक ऐसा भयानक दबाव डाला कि महेंद्र के पसीने छूट गए। इस चाल ने भाले की नोक पर सारा ध्यान और शक्ति केंद्रित कर दिया। शायद कई इंच ठोस स्टील का तख्ता भी पल भर में भेद दिया जाता। एक भाला विशेषज्ञ से जैसी उम्मीद की जाती है। शर्मा वंश की भाला विद्या को मास्टर करना बहुत मुश्किल था, फिर भी वो इतनी अविश्वसनीय ताकत का इस्तेमाल कर सका। वाह! दूसरे पक्ष द्वारा की जा रही इस अद्भुत चाल को देखकर शक्ति भाटी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी भाला विद्या के साथ उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। क्या अद्भुत भाला विद्या है! रॉबिन महेंद्र बे के प्रहार की आघात तरंग आसपास के वातावरण में फैल गई। उनकी चाल के पीछे की अविश्वसनीय ताकत को महसूस करते हुए सभी के चेहरे गंभीर हो गए। जोया मलिक, जब रॉबिन महेंद्र बे ने इतनी अद्भुत भाला कला सीखी है तो उन्होंने इसे शिक्षक मूल्यांकन के लिए क्यों नहीं रखा? वे शक्ति भाटी को ऐसे समय पर ढूंढने क्यों आए थे ताकि महेंद्र एल को अपने साथ ले जा सकें? अगर कोई इतना अद्भुत दांव सीखता है तो उसे गुप्त रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि अपने प्रतिद्वंदी को महेंद्र एल पर हैरान कर सके। फिर भी रॉबिन महेंद्र बे शक्ति भाटी को चुनौती देने आए, जिससे शक्ति भाटी को पहले ही पता चल गया। शक्ति भाटी बाद में इसके प्रति सतर्क हो जाते, जिससे इस दांव का कारगर होना और भी मुश्किल हो जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि कहानी का ये हिस्सा आपको कैसा लगा। याद रखें, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध नहीं है।